व्यवस्था या म्युनिसिपैलिटी वगैरह जो हमारी है, ये किन तरह की समस्याओं का सामना कर रही है, ऐसा सवाल ज़रूर आता है, वो भी हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। लेकिन आपका जो प्रीलिम्स का अप्रोच होना चाहिए, वो होना चाहिए कंपैरिज़न वाला, यानी कि आप क्या करेंगे, इस क्लास के बाद और इसके नेक्स्ट क्लास के बाद में चीज़ों को ओवरऑल ढंग से कवर करेंगे एंड कंपैरिजन वाले नोट्स बनाएंगे, जिससे एक-एक पर्टिकुलर पार्ट को आराम से हमारा डिफरेंस के साथ में, सोनिटी के साथ में समझ सकें। उम्मीद है अप्रोच क्लियर होगा कि आपको इस चीज़ को किस तरह से पढ़ना है और एक-एक पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। उम्मीद है कि ऑडियो भी बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा, वीडियो भी क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, ताकि टीवी पर चेक कर ले और फटाफट से आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाए। एक पॉइंट और बता दूं, कल से क्लास का टाइमिंग थोड़ा-सा चेंज है। कल क्लास हमारा 5 पीएम पर नहीं होकर के 5:30 पीएम पर होगी, यानी कि 5:30 बजे होगी, 5:30 पर होगी। एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, इस वजह से वो टाइमिंग में थोड़ा-सा एक चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको अगर अपडेट नहीं है बाय चांस इस चीज़ से, वैसे तो आपके पास नोटिफिकेशन आया ही होगा, लेकिन अगर अपडेटेड नहीं है तो टाइमिंग याद रखिएगा, हमारा 5:30 पर क्लास होगा, ये वाला पार्ट होगा आपसे। न्यू बैच का टाइमिंग अभी तक तो मेरे पास नहीं आया है, न्यू बैच का वो बैच नंबर कौन सा ये भी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, न्यू बैच स्टार्ट ज़रूर हुआ है, इसका भी इन्फॉर्मेशन है, तो उनको क्लास से पहले पता चल जाएगा। तो आप इस क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा, कल से हमारा एक टाइमिंग क्लास का जो रहेगा वो 5:30 रहेगा, 5:30 पर रहेगा। हाँ, ओवरऑल न्यू बैच ही है सीखा और मे बी पॉसिबल शायद पॉलिटिक्स से स्टार्टिंग करें या कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो तो देखेंगे कि किस पार्ट का हमारा बैच देखने को मिलता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है, क्यों लेकर आई गई और क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको शामिल किया गया था, ये हम आज के सेशन के अंदर समझाएंगे। भारत के अंदर ऑलरेडी जब हम मूल संविधान की बात करते हैं तो सेंटर वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वो तो ऑलरेडी था, स्टेट की जो गवर्नमेंट थी वो भी हमारी ऑलरेडी थी, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नाम की कोई चीज हुआ नहीं करती थी। तो भैया गांव के अंदर भी कोई सरकार हो, नॉर्मली किसी भी पर्टिकुलर देश के अंदर ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती नहीं है कि सर वहां पर सेंटर की सरकार अलग हो, स्टेट की सरकार अलग हो, फिर गांव के अंदर सरकार अलग हो। सरकार का वो पर्टिकुलर पार्ट बहुत सारे देशों में अवेलेबल है ही नहीं, जो आज की तारीख में हमें अपने देश के अंदर देखने को मिलता है। और मूल संविधान में ऐसी व्यवस्था की भी नहीं गई थी। मूल संविधान में भी कोशिश यही की गई थी कि सेंटर की सरकार होगी, उसके नीचे स्टेट की सरकार होगी। सेंटर की सरकार कुछ नियम कुछ कानून के ऊपर काम करेगी, पॉलिसी बनाएगी, स्टेट की सरकार वही काम अपने राज्य के लिए करेगी। लेकिन उसमें कुछ समस्याएं सामने आई। समस्या क्या सामने आई कि सर सेंटर की गवर्नमेंट कभी कोई योजना बनाया करती थी और उसका पैसा स्टेट को भेजा करती थी, तो स्टेट का काम था राज्य के अंदर उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके राज्य का। वो नहीं हो पा रहा था। वो क्यों नहीं हो पा रहा था कि सर स्टेट जो उस पैसे को खर्च कर रहा था तो वो इक्वली ट्रीट करते हुए नहीं कर रहा था, यानी कि पूरे राज्य में समान वितरण मिले, उस चीज को समान पैसा मिले, वो चीज देखने को नहीं मिलती। कुछ पर्टिकुलर लोग एक एरिया में ज्यादा खर्च करते थे, दूसरे वाले पर्टिकुलर ध्यान दिया नहीं करते थे। तो ये समस्या बहुत ज्यादा हमको देखने को मिली कि सेंटर की स्कीम्स फेल हो रही है। कि हम योजना बना रहे हैं, टारगेट प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि स्टेट की गवर्नमेंट से चर्चा की जा रही है और सेंटर की गवर्नमेंट हमारा योजना बना रही है। लोकल एक्चुअल में कहां पर क्या रिक्वायरमेंट है आइडिया नहीं है। हो सकता है जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा एक योजना बनाएगी कि भैया हम पानी की समस्या को दूर करने के लिए अब से जो पहले से एग्जिस्टिंग जो तालाब है या पॉन्ड्स वगैरह हमारे जो है कुएं वगैरह उसको रिवाइव करेंगे। लेकिन कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहां पर इस तरह का कोई तालाब बचे ही ना हो, तो रिवाइव क्या करोगे? या कोई कुएं बचे ही ना हो तो क्या रिवाइव करोगे? तो उसके लिए आपको न्यू बनाने पड़ेंगे। तो उसकी न्यू की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है। अगर आपने अपने प्लान में लिख दिया कि एक पर्टिकुलर जिले में 25 नए हमारे जो है वाटर सोर्सेज बनाए जाएंगे, जल स्रोत बनाए जाएंगे, लेकिन एक को अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ऐसी स्थिति में तो उसकी नीड तो पूरी नहीं हो पाई। ये हमको संविधान की शुरुआत से देखने को मिला कि सेंट्रल योजना बनाया करती थी, तो सिर्फ एकमात्र कारण ये नहीं था कि राज्य की सरकार उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी। एक कारण और भी इसके अंदर हुआ करता था कि सेंटर की जो स्कीम बनी है वो शायद राज्य के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से के लिए सही नहीं है। वो उसकी नीड को पूरा नहीं कर रहा हो, समस्याओं को और बढ़ा रहा हो। ऐसी स्थिति में सरकार को लगा कि भाई काम करते हैं, देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, और सबसे पहले कमेटी बनाई गई। और कमेटी का नाम क्या रखा गया? बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कमेटी का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसको यही चीज कहा गया कि सर एक काम करो, हमारी दो योजनाएं रन करती है, एक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और एक है राष्ट्रीय विस्तार सेवा। 1952 और 1953 के अंदर ये स्कीम्स लेकर आई गई थी। दोनों अलग अलग पर्टिकुलर स्कीम देखने को मिलती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारा हुआ करता था उसके अंदर यही एक मेन आइडिया था कि किस तरह से स्टेट की गवर्नमेंट, आम नागरिक, इन सबको साथ लेकर आकर के कुछ योजना बनाई जाए, जिसमें नागरिकों को क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है और सरकार उसमें क्या चीज कर सकती है, वो हमें फीडबैक के रूप में प्रोवाइड करते हैं। हम योजना बनाएंगे और जो सरकार योजना बनाएगी उसको पूरे नेशनल लेवल पर अलग अलग राज्यों के लिए हमारा अप्लाई किया जाएगा। ये दो तरह की स्कीम सरकार के थ्रू लेकर आएगी, लेकिन ये बुरी तरह से फेल रही। इसी चीज को जांच करने के लिए या फेलियर के कारण क्या थे, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किए, वो बनाई गई हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी। 1957 के अंदर ये कमेटी बनाई गई थी। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कमेटी कब बनी या कमेटी की रिपोर्ट कब आई। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 1957 के अंदर हमको ये हमारा कमेटी देखने को मिली, क्योंकि बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, इसलिए कमेटी का नाम ही हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी देखने को मिला। और इसकी रिपोर्ट आती है उसी नवंबर के अंदर, उसी 1957 के अंदर, नवंबर के महीने के अंदर, और वो इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए कहती है कि सर आपकी समस्या का समाधान एक ही है, और वो है लोकतांत्रिक रूप से विकेंद्रीकरण, यानी कि डेमोक्रेटिक रूप से आपका डिसेंट्रलाइजेशन आपको कर देना चाहिए। यानी कि जो अभी पावर कुछ सेंटर के पास है, कुछ स्टेट के पास है, उस समय 1957 की बात की जा रही है, उसमें से कुछ पावर को डाइल्यूट किया जाए, यानी कि आपके पास से कम किया जाए, और एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाए जिसका हम नाम रखेंगे पंचायती राज। क्या नाम रखेंगे? गांव के अंदर हमारा पंचायती राज। और ये बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था अब से अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको योजना कैसी होनी चाहिए, हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये लिख कर देगी। फिर वो हमारा स्टेट की गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर स्टेट की गवर्नमेंट आपको कहेगी, तो फिर आप और स्टेट की गवर्नमेंट मिलकर के उसके लिए काम कर सकते हैं। यानी कि जो पावर पहले सेंटर और स्टेट के हाथ में थी उसको और थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जाए, और कुछ कानून, कुछ पॉलिसीज बनाने का अधिकार एक और लेवल ऑफ सरकार बना करके उन्हीं लोगों को दिया जाए जो सरकार वहां के लोग चुनेंगे। तो गांव की नीड को गांव में ही पूरा कर दिया जाएगा। आपको विचार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इस गांव के लिए क्या सही रहेगा, इस गांव के लिए क्या सही रहेगा। ये गांव वाले खुद ही जो अपनी सरकार चुनेंगे, वही पर्टिकुलर सरकार आपको बता देगी हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लोकतांत्रिक रूप से शक्तियों का हमारा विकेंद्रीकरण कर देना, राज्य की सरकार का कुछ पावर्स और सेंटर की सरकार की कुछ पावर को कम करके, जो कि पहले तक नियम हमारा सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जा रहे थे, अब वो किसको दे दो? एक नई फॉर्मेट गवर्नमेंट बना करके पंचायती राज व्यवस्था नाम की आप पावर हमारा डिसेंट्रलाइज कर दो। इसी चीज को नाम दिया गया हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, यानी कि रूरल सेल्फ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वहां के ही लोग, गांव के ही लोग खुद ही चुनेंगे एक सरकार, हमारा स्थानीय स्वशासन, खुद ही लोगों का हमारा स्वशासन। और पंचायती राज व्यवस्था के अन्य नाम यही देखने को मिलता है। एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा गया है कि संविधान के अंदर वो कौन सा भाग है जिसके अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात की गई है, यानी कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है। एग्जामिनर ने सीधा नहीं कहा कि पंचायती राज व्यवस्था की बात कहां की गई है। ये जो अन्य इसका नाम से उल्लेखित है हमारा, किस पर्पस से किस लिए लेकर आई गई, उसी पॉइंट को यहां पर हाईलाइट कर दिया गया। एग्जाम में ये भी सवाल पूछा गया है कि हमारे संविधान के किस भाग का उद्देश्य हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना था, लोकतांत्रिक रूप से विकेंद्रीकरण करना था, उसमें भी पंचायती राज आंसर रहेगा। तो जो छोटे-छोटे फैक्ट्स निकल के आते हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहले यहाँ तक मैं कोई डाउट हो तो बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था जैसी कोई पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट को क्यों लगी, और उसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी आई तो उसने जो ये सलाह दी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इस पर्टिकुलर वर्ड में कोई डाउट हो या कारण में कोई डाउट हो कि भैया क्यों पंचायती व्यवस्था लेकर आए थे, तो प्लीज पूछो। फिर आगे बढ़ते हैं कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था जो बनाने की बात कही गई थी वो किस रूप में बनाने को कह रहे थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि पंचायती राज व्यवस्था बना दो या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, उन्होंने ये भी बताया कि ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहला पर्टिकुलर पार्ट हमारा, इस सवाल को रिपीट करके चिंता ना करें। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। पहले शक्तियां आपके हाथ में है, तो आप शक्तियों का क्या कर दिया जाए, हमारा बंटवारा कर दीजिए। जो अभी सेंटर के पास और स्टेट के पास है, एक और सरकार बनाओ, एक और लेवल की सरकार बनाओ, और वो पावर उनको दे दो। यानी कि अब से अपने कानून, अपनी पॉलिसी आप खुद बनाइएगा। ऐसे जो है पावर का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण। क्लियर?
और लोकतांत्रिक तरीके से कर दिया जाए मतलब आप संविधान के अंदर हमारा कुछ चेंजेस करते हुए या कानून बनाकर करते हुए इस तरह की चीज़ करते हैं। क्लियर? विदाउट धीरज? ओके, नेक्स्ट स्लाइड शुरू कर दीजिए। अभी तो नेक्स्ट स्लाइड में गए नहीं हम लोग, अभी यहाँ समझेंगे। अब अगला पार्ट है। जैसे ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो किया जाएगा, यानी कि ये जो पावर पंचायत व्यवस्था बनाई जाएगी, ये कितने स्तर पर बनाई जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सर 3 टियर सिस्टम बनाओ। जो लोकल लेवल पर आप सरकार बनाने वाले हो, जिसका नाम पंचायती राज व्यवस्था रखोगे, वो एक स्तर पर नहीं, उसके खुद के 3 भाग होने चाहिए। सबसे पहला गाँव के अंदर होगा, विलेज लेवल के ऊपर हमको देखने को मिलेगा, ग्राम स्तर पर। दूसरा पार्ट जो हमारा रहेगा वो ब्लॉक स्तर पर, यानी कि खंड के स्तर पर हमको देखने को मिलेगा। और तीसरा जो पार्ट रहेगा वो जिला स्तर पर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हमको देखने को मिलना चाहिए। ये 3 स्तर की व्यवस्था मिलकर के क्या कहलाएगी? पंचायती राज। गाँव के अंदर जो व्यवस्था बनाई जाएगी, उसको आप हमारा ग्राम पंचायत कहोगे, नाम रखा जाएगा ग्राम पंचायत। जो आप खंड यानी कि ब्लॉक, गाँव के कुछ समूह 5, 7, 10, 12 जितनी जनसंख्या वहाँ पर रहेगी, जो सरकार पॉलिसी बनाए उसके अकॉर्डिंग, वो जो गाँव का समूह रहेगा उसको ब्लॉक कहा जाएगा और वहाँ की संस्था को नाम दिया जाएगा हमारा पंचायत समिति। हाँ, प्रखंड भी कह सकते हैं, एक ही बात है, पंचायत समिति। और अंत में जो जिला वाला पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाला पार्ट है, उस पूरे जिले के अंदर एक जिला परिषद बनाई जाएगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी। और वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या करेगी? इन सबको कंट्रोल करने का काम करेगी, निगरानी रखेगी कि ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खास करके इस वाली पर्टिकुलर व्यवस्था को हमारा, ताकि ये बीच में एक लिंक के रूप में काम कर सके, एक कड़ी के रूप में काम कर सके, इसके बीच में और इसके बीच में। ये जिम्मेदारी जिला परिषद को दी गई है। ये 3 स्तर की सरकार बनाना एक जिले के अंदर, जिसमें सबसे ऊपर जिला परिषद होगी, जिसका काम सिर्फ ये होगा कि भैया वो निगरानी रखे, ढंग से देखती रहे कि ग्राम पंचायत के अंदर, पंचायत समिति के अंदर ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पंचायत समिति बनाया जाएगा ब्लॉक लेवल पर, जो कि कुछ गाँव का समूह होगा हमारा। और फिर एक अंतिम हर गाँव के अंदर आप ग्राम पंचायत बनाएंगे, तो गाँव बहुत ज़्यादा छोटा है, ये लगता है कि भैया गिनती के 100 लोग ही रहते हैं, ऐसी व्यवस्था हमारा है, तो फिर आप 2-3 गाँव को मिला करके ग्राम पंचायत बना सकते हो। लेकिन नॉर्मली आपको एक गाँव के अंदर एक ग्राम पंचायत बनानी है। फिर इस बलवंत राय मेहता कमेटी के अकॉर्डिंग कुछ सिफारिशें भी की गई इसी के साथ-साथ में, कि यहाँ पर सरकार बनेगी कैसे? तो कैसे चुनाव करवाओगे? ग्राम पंचायत के अंदर जब सरकार बनाने की बात आएगी, तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। यानी कि जनता वहाँ की खुद क्या करे, वोट डाले अपने ही बीच के कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों को और सरपंच चुन ले। जैसे कि आज की तारीख में हम लोग एमपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, वैसे ही गाँव की जनता हमारी क्या करेगी, ग्राम पंचायत के चुनाव के अंदर वोट डालेगी और अपने मेंबर्स को चुन लेगी और अपने सरपंच को चुन लेगी, है ना? ये ग्राम पंचायत के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी बच गए 2 पर्टिकुलर पार्ट, ब्लॉक और जिला वाला पर्टिकुलर सेगमेंट हमारा। यहाँ पर जो चुनाव का तरीका रहेगा वो इनडायरेक्ट रहेगा, अप्रत्यक्ष रूप से रहेगा। जनता हमारा जो है अपने मेंबर्स को तो चुन सकती है, लेकिन जब अध्यक्ष की बारी आएगी, चेयरमैन की बारी आएगी हमारा, तो उस केस के अंदर इलेक्शन कैसा होना चाहिए? इनडायरेक्ट रूप से होना चाहिए। बाकी आप चाहो मेंबर्स चुनने के लिए यहाँ भी डायरेक्ट इलेक्शन करवा दो, मेंबर्स चुनने के लिए यहाँ भी डायरेक्ट इलेक्शन करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अध्यक्ष के केस के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर हमारा डायरेक्ट इलेक्शन होगा और बाकी के 2 स्तर के ऊपर अध्यक्ष का जो पार्ट रहेगा हमारा, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हमको देखने को मिलेगा। यानी कि जनता नहीं चुनेगी, जनता ने पंचायत समिति के अंदर या जिला परिषद के अंदर जिन लोगों को चुना है, वही लोग हमारा क्या करेंगे, अपने मेंबर में से किसी एक को चुन लेंगे और अपना लीडर यानी कि मुखिया वगैरह जो रहेगा वो चुन लिया जाएगा और जिला परिषद के अंदर हमको सेम व्यवस्था देखने को मिलेगी। दोनों स्तर पर ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। यार ऑडियो नहीं आ रहा है, ओके। अनुपमा एक काम करिए, स्क्रीन पर देखिए, जैसा कॉर्नर में फिक्स ऑडियो लिखा हुआ होगा, आप वहाँ क्लिक करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रीजॉइन करके देख लीजिए, सिस्टम में तो हमको ठीक दिखा दे रहा है और साथ ही भी कह रहा है कि ऑडियो सही आ रहा है, फिर हम चेक कर लेते हैं, डोंट वरी। उम्मीद है अब क्लियर होगा अच्छे से। फिर भी प्रॉब्लम आता है, एक बार रिजॉल्व करके देख लीजिए। अब अगला पार्ट वापस रिपीट कर देते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने कितने स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था बनाने की बात करी? जैसे 3 स्तर पर बनाने की हमारी बात की गई थी। एंड देन वहाँ पर 3 स्तर के नाम क्या है? ग्राम यानी कि विलेज लेवल, ब्लॉक यानी कि खंड लेवल और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तर पर। जो ग्राम स्तर पर बनाया जाए उसका नाम क्या है? ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पर है जो पंचायत समिति और जिला लेवल पर है वो जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। किस लेवल पर कैसे चुनाव होंगे? तो सर, मेंबर चुनने की बारी आएगी तीनों स्तर के ऊपर, ग्राम पर भी, ब्लॉक पर भी और जिला पर भी, तो मेंबर डायरेक्टली चुने जाएंगे, लोग सीधा वोट देंगे। लेकिन जब अध्यक्ष चुनने की बारी आएगी, हमारा चेयरमैन चुनने की बारी आएगी, तो यहाँ पर तो हमारा चेयरमैन चुना जाएगा डायरेक्टली गाँव वाले स्तर के ऊपर, लेकिन बाकी के 2 के पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अध्यक्ष इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से हमको देखने को मिलेगा। ऐसा किसने कहा? 1957 के अंदर अपनी रिपोर्ट में बलवंत राय मेहता कह रहे हैं कि सरकार ये चीज़ कर दो और इस तरह से आप क्या करोगे, शक्तियों का बंटवारा अच्छे से कर लोगे, लोकतांत्रिक तरीके से करोगे। जब लोग चुनेंगे तो लोकतांत्रिक रूप से हो जाएगा। आप कानून बना करके इस चीज़ को क्या करो हमारा, बस इसको लागू कर दो, तो आप भी लोकतांत्रिक से चीज़ को करोगे, तो थोपा लगेगा नहीं। और लोग जो अपनी सरकार खुद चुन रहे हैं, तो लोगों की भागीदारी होगी। आप चाहते थे कि लोगों की भागीदारी हो, लोग क्या चाहते हैं पता लगे ताकि उसके अकॉर्डिंग योजना बना सके। तो लोग जो चाहते हैं वो चीज़ शो करने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेज देंगे इन 3 स्तर पर, वो आपको आके बता देंगे स्टेट के अंदर, स्टेट आपको आके बता देगा, आप उसकी योजना बना लेना। तो आप इस तरह से अपनी योजना जो फेल हो रही है या फिर वो ढंग से लागू नहीं हो पा रही है, हो सकता है कि एक स्कीम एक स्तर की अच्छी हो, दूसरे की अच्छी नहीं हो, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक के पार्ट में किसी को भी तो प्लीज़ पूछिए। ये 3 स्तर पर किस तरह से काम करती है, ये सब करने को कहा गया था कि भैया इस तरह से किया जाना चाहिए। अब आगे सर, अभी निर्मित सर ने बताया कि पंचायत समिति का डायरेक्ट चुनाव होता है। कहाँ? किधर डायरेक्ट चुनाव होता है? हम 1957 में बात कर रहे हैं। 1957 में हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि सर जी, बलवंत राय मेहता क्या कह रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चुनाव जब मेंबर्स के करवाओगे तो डायरेक्ट करवा दो और उसके बाद में जो अध्यक्ष की बारी आएगी तो गाँव के पर्टिकुलर चुनाव के अंदर डायरेक्ट करवा दो सेम, और इन 2 के स्तर के ऊपर आप इनडायरेक्ट करवा दो। वो पॉइंट अलग है हमारा। आपने जो पढ़ा होगा निर्मित सर की क्लास में, वो आज क्या होता है उसके संबंध में पढ़ा होगा कि आज कैसे काम कर रहा है। 1957 में बात कर रहे हैं कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा था। तो वो कह रहे थे सरकार को कि मेंबर चुनने की जब बारी आएगी ना, चाहे इस लेवल पर चुनो, इस लेवल पर चुनो या इस लेवल पर चुनो, चुनाव डायरेक्ट ही होना चाहिए। जनता ही अपने प्रतिनिधि चुन के भेजेगी, जैसे आज की तारीख में एमपी एमएलए चुनते हो तो वैसे ही होना चाहिए। लेकिन जब अध्यक्ष चुनने की बारी आएगी तो अध्यक्ष गाँव के अंदर तो डायरेक्ट आएगा, जैसे आज आप सरपंच चुनते हो, लेकिन इन 2 स्तर पर डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आएगा, अप्रत्यक्ष रूप से आएगा। मतलब जिन लोगों को जनता ने चुना है वही अपने में से किसी एक को लीडर चुन लेंगे। जैसे कि आज की तारीख में लोकसभा के अंदर स्पीकर कैसे चुना जाता है, कि सर लोगों ने एमपी बना करके जिनको भेजा है उनमें से एक व्यक्ति को हमारा लोकसभा का स्पीकर बना दिया जाता है। वैसे ही इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा जब हम खंड पर बात करेंगे और जिला स्तर पर बात करेंगे, सिर्फ किसके लिए? चेयरमैन के लिए। क्लियर? उम्मीद है क्लियर होगा। और वैसे आज की तारीख में ये प्रक्रिया सेम काम करती है जो भी आपने पॉइंट बताया और जो अभी हमने पढ़ा सर ओवरऑल अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा। तो आज भी अध्यक्ष का तरीका हमारा यही है, इनडायरेक्ट वाला जो इसने बताया था। वो पढ़ेंगे, चिंता ना करें, एक एक पॉइंट डिटेल में कवर करेंगे। अभी 1957 के अंदर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब जब ये रिपोर्ट आई तो फिर इसको लागू कर देना चाहिए था अच्छे से हमारा। फिर लागू क्यों नहीं किया? लागू इसलिए नहीं किया क्योंकि राज्यों ने इसका विरोध कर दिया। भाई पावर किसकी कम हो रही थी? खास करके राज्य की पावर कम हो रही थी। पहले राज्य की सरकार डिसाइड करती थी कि ये जो पैसा आएगा उसको कहाँ लगाना है। तो ये तो आपने राज्य से पावर छीन ली। आपको एक अपने पर्टिकुलर खर्चों में से जो पैसा आपको दिया गया है वो पैसा निकाल करके इस व्यवस्था को देना पड़ेगा ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सके। तो ऐसे स्थिति में राज्यों ने इसका किया विरोध। अब इंटरेस्टिंग कहानी ये थी कि सेंटर में उस समय सेंटर की सरकार भी कांग्रेस की थी और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, वही विरोध कर रहे थे। तो उस समय की सरकार इसको पास नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि अगर संविधान में शामिल करना होता और शक्तियों का बंटवारा के अंदर चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचे को जब चेंज करना होता है तो कौन सी मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है? फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचा शक्ति प्रकरण को जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कौन सी मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है? स्पेशल में कौन सी वाली? विशेष बहुमत में कौन सा वाला?
बिल्कुल सही कहा। जैसे 2 राउंड ऑफ वोटिंग प्लस आधे राज्यों की परमिशन दोनों चाहिए। ये 2 बार तो वोटिंग करवाना ही करवाना है लोकसभा, राज्यसभा के अंदर। लेकिन आधे राज्यों से भी पूछना पड़ेगा। अब वो चीज़ उस समय पॉसिबल नहीं थी कि 2 राउंड ऑफ वोटिंग भी करवा लिया जाए और आधे राज्यों का परमिशन मिल जाए। भले खुद की सरकार थी लेकिन खुद ही विरोध कर रहे थे। लेकिन किया क्या जाए? तो सरकार का पैसा डूब रहा था। ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है हमारा जब ये बनाई गई संस्था हमारा। तो देश तो खुद ही गरीबी के अंदर। उसको दूर करने के लिए योजना फेल हो जाएगी हमारा। तो डेवलपमेंट के प्रयास काम कैसे करेंगे? फिर उस समय की सरकार ने दूसरा रास्ता निकाला। राज्यों को चॉइस दी थी। ये देखो सर समस्या से एडजस्ट करती है, हम आप थोपेंगे नहीं। ना हम कानून बनाएंगे, ना संविधान में संशोधन करेंगे। एक काम करते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर चलते हुए जिस राज्य को पंचायती राज व्यवस्था अपनानी हो अपना लीजिए एंड उसको थोड़े समय के लिए कंटिन्यू करिए। आप अपने राज्य के अंदर अगर अपनाना चाहते हैं तो अपना खुद का कानून बना लीजिए और अगर आपको लगे कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा है कि भैया 3 स्तर बनाना, आपको लगे 3 नहीं बनाएंगे तो 2 ही बनाएंगे तो 2 बना लो। एक बनाना तो 1 बना लो। यानी कि राज्यों पर छोड़ दिया गया कि एटलीस्ट एक बार अप्लाई तो करो खुद ही कानून बनाकर। फिर देखा जाएगा रिजल्ट क्या निकलता है। अब ऑब्वियसली बात है, जब डॉक्टर अगर कहेगा कि भैया 3 दिन सुबह दोपहर शाम ये गोली लेना और वो कोर्स फॉलो नहीं करोगे और लगेगा कि 3 दिन का कोर्स एक ही साथ लेते जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो ठीक होने के बजाय हॉस्पिटल पहुंच जाओ। वही हालात यहाँ देखने को मिले कि सर पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जब राज्यों को हमारा अधिकार दिया गया तो राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने इस चीज़ को अडॉप्ट किया। फर्स्ट स्टेट था राजस्थान। याद रखिएगा, पूछा था एग्जाम के अंदर कि पहला स्टेट कौन सा था जिसने अपने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? राजस्थान हुआ करता था। राजस्थान के अंदर एक जिला है नागौर, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग की गई थी और फिर धीरे-धीरे कई सारे पर्टिकुलर राज्यों ने यहाँ पर हमको देखा कि सर ये सक्सेस हुआ। राजस्थान के बाद हमको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिला और ओवरऑल 1965 आते-आते ये व्यवस्था हमको भारत में हर जगह देखने को मिली। किसी न किसी रूप में थी, लेकिन डोज़ वो फॉलो नहीं करी जो कि बलवंत राय मेहता ने कही थी। किसी ने अपने यहाँ पर 3 स्तर की व्यवस्था की, जैसे कि नागौर, जैसे कि राजस्थान ने भी किया, आंध्र प्रदेश ने भी किया, दोनों ने अपनी 3 स्तर की व्यवस्था की। कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने यहाँ पर 4 स्तर की व्यवस्था बनाई। एक और एक्स्ट्रा, वो था वेस्ट बंगाल, जहाँ पर 4 स्तर की व्यवस्था दी, वहाँ पर खंड और जिला के बीच में एक और व्यवस्था बना दी, परगना। उनकी चॉइस लागू करने को कहा गया था, उन्होंने अकॉर्डिंग कर लीजिए, उन्होंने व्यवस्था और बना दी। वहीं अगर कुछ राज्य वहाँ चले जाए, जैसे पंजाब वगैरह के अंदर चले जाए, तो उस समय उन्होंने हमारा इस व्यवस्था को जब लागू किया 2 स्तर पर ही किया, गाँव पर किया, जिला पर किया, बीच में हमको गायब दिख गया, यानी कि कोई व्यवस्था थी नहीं, ब्लॉक लेवल था ही नहीं। तो कुछ राज्य अपने यहाँ पर एक ही स्तर से काम चला रहे थे, जिला लेवल के थ्रू, बाकी के 2 थे नहीं। कुछ 2 लगा रहे थे, कुछ 3 और कुछ 4-4 स्तर पर भी काम कर रहे थे। तो वो बुरी तरह से फेलियर रहा। यानी कि जो परिणाम आप चाहते थे, जो समस्या आप फेस कर रहे थे, वो दूर होने के बजाय और बढ़ गई। लेकिन फिर भी 1965 आते-आते बहुत ज़्यादा डिले हो गया था कि भैया अब क्या किया जाए? तो फिर एक और कमेटी बनी। इन कमियों को दूर करने के लिए, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी का तो पर्टिकुलर पार्ट हो गया गड़बड़ हमारा। अब क्या किया जाए? तो सरकार होती है चेंज 1977 1977 के अंदर और कमेटी बनती है अशोक मेहता कमेटी। कंफ्यूजन नहीं होना है। 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी, 1977 अशोक मेहता कमेटी। नाम चेंज है, सरनेम सेम, हमारा नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो एग्जाम में गलतियां कर देते हैं, इसीलिए थोड़ा ये चीज याद रखिएगा। अब सरकार चेंज होती है, जनता दल की सरकार आती है, इनके नेतृत्व में मोरारजी देसाई क्या करते हैं, हमारा एक कमेटी बनाते हैं और कहते हैं सर जी आप बताओ क्या किया जाए। ओवरऑल व्यवस्था आ गई है, अब हमारा 1965 होते होते तो हर जगह कंटिन्यू थी किसी न किसी फॉर्म में, तो क्या करें? इन्होंने भी लंबी चौड़ी अपनी रिपोर्ट दी, 132 पॉइंट दिए अंदर, सब नहीं पढ़ने आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहली जो चीज उन्होंने कही, उन्होंने कहा एक काम करो, 3 स्तरीय व्यवस्था की जगह 2 स्तरीय सिस्टम लेकर आओ, 2 टियर सिस्टम लेकर आया जाए। 3 स्तर की नहीं बनानी है, 2 स्तर की बनानी है। 2 स्तर में पहला स्तर कौन सा? जैसे वो जिला वाला तो वैसे ही रखो, जैसा पहले हुआ करता था, वो जिला परिषद को वैसे के वैसे रहने दिया जाए, उसको नहीं हटा जाए, ताकि वो निगरानी भी रख सके और आपके बीच में एक लिंक के रूप में काम कर सके स्टेट की सरकार और एक और पर्टिकुलर हमारी जो व्यवस्था बनाएगी। दूसरा स्तर नाम दिया गया मंडल। तो सर एक काम करो, मंडल करा लो और नाम दिया उसको मंडल पंचायत। ये मंडल क्या होता है? कुछ नहीं था, वो जो ब्लॉक्स हुआ करते थे हमारे, जिसको हमने ब्लॉक कहा, हमारा खंड कहा, बलवंत राय मेहता कमेटी में उसी का नाम चेंज कर दिया और साइज बढ़ा दी। है वही ब्लॉक स्तर, खंड स्तर, लेकिन साइज बढ़ा दी। कह दिया गया कि 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या वाले हमारे गाँव मिलाए जाए। अगर एक की ही जनसंख्या 15-20 हज़ार है, तो वहाँ पर हमारा मंडल पंचायत बना दो। अगर एक की नहीं होती है, तो 2-3 को साथ में मिला लो और 15 से 20 हज़ार के आसपास की जनसंख्या का एक मंडल बनाया जाए और वहाँ पर मंडल पंचायत बना दिया जाए। तो था तो वो खंड की डेफिनेशन ही एक्जेक्टली से, बस जो गाँव के अंदर बनाने की बात की गई थी, हर गाँव के अंदर ये व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी के अंदर कहा गया था, इन्होंने कहा नहीं बनाना है। तो पहला डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि 3 स्तर बनाया जाए, जबकि इस कमेटी ने कहा कि 2 स्तर बनाया जाए। एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछा गया और दोनों फॉर्म्स में पूछा गया कि किस कमेटी की सिफारिश पर 3 स्तरीय व्यवस्था बनाने की बात कही गई थी या 2 स्तरीय व्यवस्था बनाने की बात की गई थी। रिवर्स भी पूछा गया कि किस कमेटी ने 3 स्तरीय व्यवस्था बनाने की बात कही, किस कमेटी ने 2 स्तरीय व्यवस्था बनाने की बात कही। तो वैसे सवाल ये आता है कि कमेटी का नाम पूछ लेते हैं या किस कमेटी ने किस स्तर पर बनाने की बात कही थी। इस तरह के सवाल हमको देखने को मिलते हैं और ये सवाल भी पूछा गया एग्जाम में कि मंडल पंचायत बनाने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने की थी। तो पहला तो स्ट्रक्चर की चेंज की बात की हमारा। दूसरा पॉइंट इसने जो हमारा हाईलाइट किया और कहा कि सरकार को और क्या करना चाहिए, तो सरकार ने कहा इलेक्शन का टाइम फिक्स कर दो। यानी कि पहले जो चीज हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी ने नहीं बताई थी और वो कि अपने राज्य अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, इसको चेंज करने के लिए आप क्या कर दो, इलेक्शन का टेन्योर फिक्स कर दो और हर 4 साल में इलेक्शन करवाओ। 5 साल में नहीं, हर 4 साल में इलेक्शन करवाओ। ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा अशोक मेहता कमेटी के थ्रू कहा गया। इसके बाद एक पॉइंट और हाईलाइट किया गया कि सर ग्राम न्यायालय बनाए जाने चाहिए। ग्राम न्यायालय और जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कई बार इसके लिए, वो न्याय पंचायत भी इस्तेमाल होता है। आज जी फॉर्म का ग्राम न्यायालय नहीं है, उस समय जो कहा गया हमारा न्याय पंचायत बनाने के लिए, उसके संबंध में कहा गया। जैसे देखो कुछ ऐसे मामले होते हैं हमारे जो कि छोटे-मोटे गाँव के अंदर ही सॉल्व कर दिए जाते हैं। अब उस पर्टिकुलर मामले को प्रॉपर कोर्ट के अंदर लेकर जाया जाए तो अपने आप में समय लगता है और डिले भी होता है। तो अगर कोई छोटी-मोटी चोरी का मामला हो गया या आपस में कोई झगड़ा हो गया, इस तरह की बात होती है जो समझाइश के थ्रू या फाइन लगा करके काम चलाया जा सकता है, जेल जाने की नौबत नहीं है। क्रिमिनल टाइप का मैटर नहीं है, कोई मर्डर कर दिया वाला पार्ट नहीं है। तो उनको वहीं पर सुलझा दिया जाए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाए जो समय-समय के अंदर 1 हफ्ते के अंदर एक बार, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार जाएगा और वहाँ के जाकर के मामलों को सुन लेगा। ऐसी न्याय पंचायत हमको बनाई जानी चाहिए या ग्राम न्यायालय हमको बनाया जाना चाहिए ताकि जुडिशरी बर्डन ना आए और जो कुछ लोकल मुद्दे वहीं पर सॉल्व हो जाए। आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो, वहाँ पे एक फोटो देखा होगा कि एक पेड़ है जिसके ऊपर एक कबूतर बना हुआ है हमारा, गोल सा, उस पे एक व्यक्ति बैठा है, आगे कुछ और लोग बैठे हैं, पीछे एक स्लेट लगी हुई है जहाँ लिखा हुआ है न्याय पंचायत। वो यही है हमारा ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत की बात जो की गई थी। इसने कहा कि सर इस चीज़ को हमारा क्या करना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने जो कहा हमारा सरकार को, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी की जो सिफारिश थी, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं थी, वो भी बहुत बढ़िया थी। लेकिन एक जो कमी थी वो था संवैधानिकरण करना। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी की जो सिफारिश थी, वो फेल इसलिए नहीं हुई कि योजना में सिफारिश में कुछ गड़बड़ था। फेल इसलिए हुई थी राज्यों पर छोड़ दिया कि भई अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई करके देख लो। अगर उसको आप संविधान में शामिल कर देते, उसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर देते, यानी कि संवैधानिकरण करके संविधान में शामिल करते अमेंडमेंट करके, तो उसी रूप में सबको मानना पड़ता जिस रूप में बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था। अब क्योंकि आपने वो अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि ये व्यवस्था भी अगर आपको लागू करनी है तो इसका भी संवैधानिकरण करना पड़ेगा। इसका मतलब संविधान में शामिल करना पड़ेगा। अगर आप संविधान में शामिल नहीं करते हो, तो फिर ये भी किसी काम की नहीं है, ये सभी फेल हो जाएंगे। फिर से राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो कुछ हमको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन फेल हुई थी, ये सब ये भी फेल किया है। क्लियर? ये सिफारिश भी सरकार ने अडॉप्ट नहीं की। जैसे पहले वाले पर्टिकुलर सरकार ने अडॉप्ट नहीं की थी, राज्यों पर छोड़ दिया गया था। हालात अभी भी वही थे कि सर जी हमारी जो जनता दल की सरकार थी, वो भी ऐसी कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, वो भी हमारी गठबंधन वाली सरकार हुआ करती थी। ऐसी स्थिति में वो भी एक कमजोर सरकार रही, राज्यों का समर्थन नहीं ले पाई। तो वंस अगेन हालात वही छोड़ दिए गए और एक ऑप्शन दे दिया गया कि सर जिसको अच्छा लगे वो बलवंत राय मेहता की कमेटी का रिकमेंडेशन अपना लो, जिसको अच्छा लगे अशोक मेहता की कमेटी की रिकमेंडेशन अपना लो। राज्य अपने अकॉर्डिंगली तय कर लें। यानी कि जो इस कमेटी ने बात कही थी संवैधानिकरण कर दिया जाए हमारा, वो इस बार भी नहीं किया गया और राज्य पर छोड़ दिया गया।
तो रिजल्ट वही निकलेगा हमारा, जैसे फेलियर देखने को मिला। तो इसके बाद में और भी कई सारी कमेटियाँ, ऐसा नहीं है कि इसके बाद में इसको हमारा सॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा कमेटियाँ देखने को नहीं मिली, ये 2 ही कमेटियाँ आई। इसके बाद भी कई कमेटियाँ आई, अलग-अलग टाइम में उन्होंने भी सिफारिशें दी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आपको नाम और ईयर ज़रूर याद रखना है। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है हमारा, इस तरह से कमेटी का नाम आ जाएगा, दूसरी तरफ ईयर आ जाएगा और फिर मैच करने को बोला जाएगा, बताओ कौन सी कमेटी कब बनी, या फिर पहले से मैच कर देंगे, पेयर बना करके 3-4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताओ कौन सा पेयर गलत है या कौन सा पेयर सही है। इस तरह के सवाल आते हैं हमारे प्रीलिम्स के अंदर। तो जीवी के राव कमेटी 1985 के अंदर बनाई गई, नोट्स में है, लिखा हो, चिंता ना करें। एलएम सिंघवी कमेटी 1986 के अंदर बनाई गई, हमारा थोंग कमेटी 1988 के अंदर बनाई गई, गार्गी कमेटी 1988 के अंदर बनाई गई। वो सभी यही बात कह रहे थे, ऑलमोस्ट जो इन दोनों ने कही थी, बस अलग-अलग टाइम पीरियड के अंदर कह रहे हैं। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती, मेजर जो सवाल बनते हैं हमारे उसी से बनते हैं, बाकी सबके ईयर पूछे जाते हैं। आप वो नोट्स में इसी के अंदर लिखे गए, आप आराम से पढ़ लेना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला सवाल, नोट डाउन करके कहीं लिख लो ताकि एग्जाम में गलती ना कर पाओ। अभी हमने ये पढ़ा कि अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के अंदर एक पॉइंट ये भी हुआ करता था कि संवैधानिकरण जो है हमारा वो कर दिया जाए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दिया जाए। तो सबसे पहले किस कमेटी की सिफारिश पर, किस कमेटी की सिफारिश में ये कहा गया था कि संवैधानिकरण कर दिया जाए? तो आंसर क्या रहेगा? अशोक मेहता कमेटी। क्लियर सवाल? अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश के अंदर ये बात कहा गया था। तो पूछा है कि सबसे पहले किस कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण कॉन्स्टिट्यूशन करने को कहा गया था? तो अशोक मेहता कमेटी आंसर रहेगा। लेकिन अगर मैं सवाल बदल दूं तो आंसर भी बदल जाएगा। एक कमेटी और हुई थी, एलएम सिंघवी कमेटी, राजीव गांधी की सरकार थी और यह था 1986। उस कमेटी ने भी एग्जैक्टली सेम बात बोली थी कि सर आप क्या कर दो, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण कर दो। और उस समय उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर राजीव गांधी बिल लेकर आ गए थे। हालांकि बिल पास नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है, लेकिन बिल लेकर आ गए थे। प्रयास पूरा था, लोकसभा से पास कर लिया था, राज्यसभा से नहीं हो पाया। फिर वही बिल आगे की आगे नई सरकारों ने उसी रूप में पास करने की कोशिश की, कुछ चेंजेस के साथ। तो एग्जाम में एक सवाल और बनता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया? तब आंसर अशोक मेहता कमेटी नहीं रहता है, एलएम सिंघवी कमेटी बन जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वापस सवाल रिपीट कर देता हूं, बाकी कमेटी के सिर्फ नाम और ईयर याद होने चाहिए, नोट्स में सब लिखे मिलेंगे। लेकिन जो सवाल यहाँ बनता है उसमें छोटा सा डिफरेंस है। अगर पूछे सबसे पहले किस कमेटी ने कहा कि संवैधानिकरण कर दिया जाए, तो आंसर रहेगा अशोक मेहता कमेटी। लेकिन अगर सवाल ये हो जाए कि किस कमेटी की सिफारिश पर संविधान में इसको शामिल किया गया, तो वो आंसर रहेगा एलएम सिंघवी कमेटी। क्लियर है? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए किसी भी पॉइंट में। अब ये तो था हमारा कमेटी का इतिहास कि कहां से कैसे कैसे आगे डेवलपमेंट देखने को मिला। अभी तक संविधान में शामिल नहीं किया गया, तो संविधान में कब शामिल होगा सर? क्योंकि हम तो आज की तारीख के अंदर संविधान में पढ़ते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है राजीव गांधी की सरकार से। एलएम सिंघवी कमेटी जो 1986 के अंदर बनती है, 1986 के अंदर बनती है, वो राजीव गांधी की सरकार को कहते हैं सर जी आप क्या करो, इसको संविधान में शामिल कर दो। वो बढ़िया से विचार करते हैं, एक फॉर्मेट तैयार करवाते हैं, नियम कानून बनवाते हैं और 1989 के अंदर प्रेजेंट करते हैं लोकसभा के अंदर। बिल का नाम याद रखिएगा, जो लेकर आए थे, पास हुआ वो नहीं, जो लेकर आए थे वो था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संवैधानिक संशोधन विधेयक। और ये पूरा का पूरा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हुआ करता था। इसको लोकसभा से पास भी करवा लिया गया था, लेकिन वही कमी हमको देखने को मिली कि राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के अंदर वो इतना बहुमत नहीं था अपने दम पर कांग्रेस के पास में कि वो लागू कर सके। कांग्रेस के पास में लोकसभा के अंदर बहुत ज्यादा बहुमत था, 400 से प्लस सीटें थी, लेकिन राज्यसभा के अंदर वो बहुमत देखने को नहीं मिला और जो सहयोगी पार्टियां थी उन्होंने मंजूरी नहीं दी, इसलिए वो पास नहीं हो पाया। फिर हो गई इनकी डेथ। जब इनकी डेथ हो गई तो पीएम चेंज हो गए। पीएम जब चेंज हुए हमारे, तो वो आए वीपी सिंह जी। वीपी सिंह जी भी यही चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो प्रयास राजीव गांधी सरकार के किए गए थे वो एकदम सही है और अब वो समय आ गया कि भैया इसको लागू कर दिया जाए। उन्होंने सेम प्रयास किया। वही नवंबर 1989 का पॉलिटिकल पार्ट हमारा। देन वीपी सिंह की जो सरकार आती है वो 2 दिन की बैठक भी बुलाती है, राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाती है कि भैया बताओ आपकी समस्या क्या है, क्योंकि उस समय राज्यसभा ने पास नहीं किया था, क्योंकि समर्थन नहीं था। तो वीपी सिंह ने 2 दिन की बैठक भी बुलाई और समय लिया कि भैया ताकि उनकी बात सुन लें और असुरेंस भी दिया गया कि सर हम आपकी क्या करेंगे, बात को मानेंगे और बिल में ऐड करेंगे। जब बिल लोकसभा पहुंचता है तो पास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। पहले तो समर्थन देने की वादा किया था सीएम ने कि भैया हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में जब वो बिल जाता है लोकसभा के अंदर उस समय हमारा सरकार का पत्र रहता है, सरकार ही चली गई, तो बिल किस बात का पॉसिबल नहीं है कि बिल रहेगा। तो फिर आता है अब नई सरकार वापस वंस अगेन वो आती है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। कांग्रेस एक बार फिर से हमारा सत्ता के अंदर आती है पीवी नरसिम्हा राव की नेतृत्व के अंदर। अब इस बिल को वंस अगेन लेकर आया जाता है सितंबर 1991 के अंदर। सेम पॉइंट, और जो राज्य चाहते थे चेंजेस वो चेंजेस भी किए गए, जो सेंटर चाहता था कि ये चेंजेस तो ये चीजें तो रहे हमारी, वो सब की गई और बिल को फुल मेजॉरिटी से पास करवाया गया लोकसभा से भी एंड राज्यसभा से। तब जाकर के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के थ्रू पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में लागू किया गया। यानी कि 1957 से कहानी स्टार्ट होती है बलवंत राय मेहता कमेटी से, फिर अशोक मेहता कमेटी आती है, बीच में 4-5 कमेटियां और आती है और फाइनली संविधान में शामिल होने का जो कहानी 1989 से शुरुआत होती है राजीव गांधी जी के प्रयास से, वो फाइनली हमको 1992 में पूरा होते दिखाई देती है और संविधान में संशोधन होता है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि बताओ 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। रिवर्स भी पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से, तो ये याद रखिएगा 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इतिहास याद होना चाहिए। मेंस में सवाल पूछा गया है कि बताओ पंचायती राज व्यवस्था का एवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ भारत के अंदर, इस व्यवस्था का कैसे विकास हुआ। तो आपके आंसर के अंदर बलवंत राय मेहता कमेटी भी आनी चाहिए, आपके आंसर के अंदर हमारा बीच में अशोक मेहता कमेटी भी आनी चाहिए, बाकी की कमेटी का जिक्र भी होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी हमारी एलएम सिंघवी कमेटी है, जिसने ये कहा था और उनकी बात को हमारा मान लिया गया था। फिर आपको नेक्स्ट ये तो कमेटी के प्रयास हो गए, फिर आपको संविधानीकरण करने के प्रयास थे जिसमें राजीव गांधी जी का टाइम पीरियड, उसके बाद में आपको हमारा वीपी सिंह जी के प्रयास शॉर्ट में ही सही लिखने हैं, ज़्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वीपी सिंह जी का प्रयास था वो लिखने की रिक्वायरमेंट है एंड देन पीवी नरसिम्हा राव का टाइम पीरियड के अंदर क्या किया गया, यानी कि किस तरह से शामिल किया गया, वो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं आरआर के अंदर। तब जाकर के आपका वो आंसर जो है वो कंप्लीट होगा, जिसके अंदर फिर आप बाद में ये भी लिखेंगे कि सर जो संविधान में शामिल किया गया तो क्या क्या चेंजेस संविधान में हुए, नहीं तो फिर आपका आंसर अधूरा रहेगा हमेशा। इसलिए आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट करना है। तो जब नोट्स बनाओगे तो इसी फॉर्मेट में बनाइएगा जिसके थ्रू आप ओवरऑल इन पार्ट्स को कवर कर पाएं। कोई डाउट है यहाँ तक के पार्ट में तो प्लीज पूछिए। हाँ, एलएम सिंघवी की कमेटी के ऊपर उसको लागू किया गया था। पहली कमेटी वो थी जिसने हमारा ये कहा कि लागू कर दो, लेकिन बात नहीं मानी गई थी, वो अशोक मेहता कमेटी हुआ करती थी। और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भारत में कब लागू हुआ, तो इसकी डेट याद रखना जब आप पंचायती राज दिवस मनाते हो 24 अप्रैल 1993। क्यों इतना लेट क्यों? क्योंकि सर मध्य प्रदेश में पहला राज्य हुआ करता था जिसने अपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू जो अमेंडमेंट किया गया था इसके थ्रू क्या किया गया, हमारा इसको अपने राज्य में लागू किया। तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है, अभी आपने पढ़ा पहला राज्य वो कौन सा था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया, कौन सा था? राजस्थान। लेकिन अगर सवाल पंचायती राज व्यवस्था का नाम ना ले और लिख दे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो था हमारा, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंसर राजस्थान नहीं आएगा, एमपी आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। बस छोटा सा डिफरेंस है, एग्जामिनर करेगा यही कि पंचायती राज व्यवस्था लिखने की बजाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लिख देगा या फिर ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लिखने की बजाय पंचायती राज व्यवस्था लिख देगा। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई अगर ये बोले हमारा, तो फिर राजस्थान, और अगर इस एक्ट का नाम लिख रखा हमारा तो फिर एमपी। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। या ये भी पूछा जा सकता है उसका मन करे तो कि संवैधानिक रूप से भारत के अंदर पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, हमारा संवैधानिक रूप से मतलब संविधान में लिखा गया था उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किसने किया, तो ये आंसर हमारा एमपी रहेगा। किसी को डाउट है इस पार्ट में अब तक के पार्ट में तो याद रखिएगा
दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, ये बलवंत राय मेहता कमेटी की जो, हाँ, रियासतों का सवाल देख रहा हूँ मैं। बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी हमारी, उसकी सिफारिश ना तो कानूनन हमारी मान्य थी, क्योंकि सरकार ने उसको लागू नहीं किया, राज्य पे छोड़ दिया, ना ही संवैधानिक रूप से मान्य थी, क्योंकि वो संविधान में शामिल नहीं किया गया। राज्यों ने तो कहा कि तुम अपनी मर्जी से उसको लागू कर लो। एक आइडिया, एक गाइडलाइन दे दी है बलवंत राय मेहता जी ने आपको, आप अपने अकॉर्डिंग लागू कर लो। तो हमने क्या देखा कि राजस्थान ने तो वो बात मानी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने वो बात मानी, वेस्ट बंगाल ने वो बात नहीं मानी, 4 स्तर बना दिए। कई सारे राज्य जैसे पंजाब में हमारा 2 स्तर देखने को मिले, कुछ ऐसे भी थे जिसने एक-एक स्तर ही बनाया, खास करके नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारा। तो क्या ये बाध्यकारी हुआ कि भाई जो कमिटी ने कहा वही आपने किया? नहीं, कमिटी की सिफारिश से, रिकमेंडेशन कभी बाध्यकारी नहीं होती। तो फिर उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा जो आप चाहते थे अचीव करना? तो ऐसी स्थिति में संविधान में संशोधन कर दिया गया हमारा, और संविधान में लिख दिया गया कि पंचायत व्यवस्था किस तरह से लागू करनी है, कैसे वो भी बढ़ेगी, हमारे संविधान में क्या लिखा गया। तो अब सभी राज्यों को इसी फॉर्मेट के अंदर लागू करना पड़ेगा जो कि हमारे संविधान में लिखा गया। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के अंदर राजस्थान का आंसर क्यों आएगा और इस वाले पार्ट के अंदर आंसर ये क्यों आएगा? और आंसर आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि जब किसी चीज को संविधान में शामिल कर दिया जाता है तो उस नियमों को मानना सबके लिए बाध्यकारी हो जाएगा और एक्जैक्टली सेम तरीके से लागू होगा, जो कि थ्रू आउट द स्टेट सेम रहेगा, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे राज्य देश के अंदर भी सेम रहेगा, ताकि वो रिजल्ट्स आ सके जो कि पहले वाली कमेटी के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाया। क्लियर? कोई डाउट किसी को भी तो प्लीज पूछ लो भैया। विश्वजीत, कमिटीज ने जो कहा था कि ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, तो उन्होंने यही कहा था कि हर गांव के अंदर एक ग्राम पंचायत बनाई जानी चाहिए। जो ब्लॉक बनाने को कहा था उसमें यही कहा गया था कि आप अपने अकॉर्डिंग जो कानून बनाओगे इसको लागू करने के लिए, क्योंकि कमिटी ने ये सोच के रिकमेंडेशन थोड़ी दी होगी कि सरकार राज्यों को अपनी मर्जी से करो। उसने यही कहा कि भैया आप कुछ गाँव का समूह बना करके क्या किया जा सकता है, आप ब्लॉक स्तर बना सकते हो। तो उसने नंबर नहीं बताया कि ब्लॉक स्तर पर क्या करोगे, एक आइडिया दिया कि ब्लॉक बनाया जा सकता है कुछ गाँव के समूह से। अब सरकार कानून बनाती तो लिख सकती थी, जैसे कि अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि मंडल कैसे बनाओगे 15 से 20 हज़ार लोगों का, एक हमारा गाँव को मिला करके आप उनके लिए मंडल बना दिएगा, मंडल पंचायत बना दिएगा, वैसा किया जा सकता है। क्लियर? कमिटी ने अगर नंबर बताया होता तो आपके साथ जरूर शेयर करते। और कोई डाउट? एक्जेक्टली करेक्ट कि पहले वाली पंचायती व्यवस्था जो रन कर रही थी वो अपनी मर्जी से रन कर रही थी, हर राज्य अपने अपने अकॉर्डिंगली क्या कर रहा था, कानून बना रहा था और अपने अपने अकॉर्डिंगली इसको लागू कर रहा था। कई बार भी ऐसी स्थिति थी कि 7-7 8-8 साल तक चुनाव नहीं हुआ करते थे, कई हमारे ऐसे थे जो 2-2 3-3 साल में चुनाव कर दिया करते थे, और कई अपनी मर्जी से कभी भी भंग कर दिया करते थे। सीधा सा लिख दिया कि पंचायती व्यवस्था की व्यवस्था को कभी भी राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंगली बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से पास करके हटा सकती है। तो ऐसी सरकार का मीनिंग क्या, जिसको कभी भी हटाया जा सकता है हमारा। ये चीजें हमको इस व्यवस्था के थ्रू, यानी कि इस अमेंडमेंट के थ्रू दूर करने को देखने को, इसीलिए किसी भी चीज को संवैधानिकरण किया जाता है। चले आगे, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। अब नेक्स्ट पार्ट पर आता है कि सर संवैधानिकरण किया गया इस ओवरऑल व्यवस्था का हमारा, तो संविधान में क्या क्या चेंज किया गया और कहां कहां जोड़ा गया। तो संविधान के अंदर भाग नंबर 9 नया जोड़ा गया, जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। जैसे हमने भाग 2 पढ़ा था सिटीजनशिप नागरिकता वाला पार्ट, वैसे भाग 9 जोड़ा गया जो कि पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। इसके अंदर जो आर्टिकल जोड़े गए 243 से लेकर के 243 ओ तक जोड़े गए, 243 से लेकर के 243 ओ तक जोड़े गए हमारा। एक नई अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची का नाम रखा गया शेड्यूल 11। इस अनुसूची के अंदर अंतर्गत हमारा 29 पावर दी गई, 29 ऐसे सब्जेक्ट लिखे गए जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार पंचायती राज व्यवस्था की सरकार को होगा। कैसे कैसे? परिवार नियोजन का पार्ट हमारा, पानी की व्यवस्था को लेकर के मैनेजमेंट का पार्ट हमारा, जो कच्ची सड़कें होती है उनको लेकर के पार्ट, चारा वगैरह जो होता है, छोटी-मोटी जो बीमारियां होती है उनके लिए कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर खोलने का पार्ट हमारा, वो सब हमारा चीजें ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट बना करके 29 सब्जेक्ट हमारे जुड़े गए कहां पर, इस 11वीं शेड्यूल के अंदर। तो ये भी सवाल पूछा था कि 11वां शेड्यूल कब ऐड किया गया, तो आंसर वही रहेगा हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। ये भी सवाल पूछा था कि इसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, तो 29 सब्जेक्ट है। ये 29 सब्जेक्ट लिखेगा किसी आर्टिकल में है क्या? बिल्कुल 243 जी के अंतर्गत हमको ये चीजें ओवरऑल हमको देखने को मिलती है इस पंचायती राज व्यवस्था के थ्रू। तो याद रखना पार्ट नंबर 9 आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ, शेड्यूल 11 अनुसूची नंबर 11, उस अनुसूची में सब्जेक्ट कितने, तो 29 सब्जेक्ट। और कौन से आर्टिकल में 29 सब्जेक्ट लिखे गए हैं, तभी आपको पावर होगी। शेड्यूल में तो डिटेल बता दी, ये लिखी पावर होगी कौन से आर्टिकल में लिखे गए हैं, 243 जी के अंदर लिखे। ये सवाल मल्टीपल टाइम प्रीलिम्स के अंदर आते हैं आपके, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। हां, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, तो संविधान में क्या अमेंडमेंट किए गए, वही अमेंडमेंट किए गए। एक नया भाग जोड़ा गया, भाग आएगा तो आर्टिकल भी आएंगे, आर्टिकल कौन कौन से थे, शेड्यूल भी जोड़ा गया जिसके अंदर पावर्स लिखी गई, और पावर्स किस आर्टिकल के अंदर लिखी गई है, 243 जी में लिखी गई है। ये सब चीजें संविधान में नहीं जोड़ी गई थी। क्लियर? कोई डाउट किसी को भी अभी तक के पार्ट में, तो प्लीज पूछ लो। आगे देखो, यही वाला गलती कर गए मैंने, इसीलिए उस समय भी आपको कहा था कि नाम ढंग से पढ़ना। जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया था वो एक्ट नहीं बन पाया था, इसलिए तो हमने उसको एक्ट नहीं बिल कहा था, विधेयक कहा था, अधिनियम नहीं कहा था। जब भी कोई पर्टिकुलर सरकार कोई बिल लेकर आती है और वो अगर हमारा एक्ट नहीं बन पाता है तो उसको वापस जब रिपीट करना होता है किसी और सरकार के थ्रू, तो उसको टाइम नहीं करना पड़ता, भले हूबहू सेम लेकर आओ या कॉपी पेस्ट करके अलावा आप संशोधन करके लेकर आओ, तो वो बिल का नंबर कैंसिल हो जाता है, तो वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। और इस सालों के दौरान इस बीच के अंदर जब हमारा राजीव गांधी की सरकार आई, किसी की सरकार आई, नरसिम्हा राव की सरकार आई, इसके बीच में और भी कई सारे अमेंडमेंट के प्रयास रहे होंगे। तो जब फाइनली जब हमारा नरसिम्हा राव जी लेकर बढ़ता बढ़ता हमारा कहाँ तक चला गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तक चला गया, जो बाद में एक्ट बन गया। क्लियर? तो वो जो पार्ट था वो बिल था जो राजीव गांधी ने प्रयास किया था, तो 74th था, और जो पास हुआ वो 73rd नंबर का था, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार तो रही नहीं हमारी, फिर यूपीसी की सरकार भी रही नहीं हमारी, तो नई सरकार तो लेकर आई, वो एक नया फॉर्मेट लेकर आई, नए चेंजेस के साथ के अंदर, इसलिए नंबर चेंज हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में गलती मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा। ओके सर, नोट्स में जिस तरह एक्स्ट्रा समिति लिखा है उतना ही याद करना है। हाँ, जिस जो हमने 2 कमेटी पढ़ी है वो तो आपको मेनली याद होनी चाहिए, और बाकी के सिर्फ नाम याद करना है। गार्ड की कमेटी एंड देन आपके उसका ईयर, हमारा एलएमसीबी कमेटी उसका ईयर, थ्रू कमेटी उसका ईयर, बाकी आपको और याद करने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो सवाल आते नहीं है, रिपीटेटिव पार्ट पूछता हूं आपको दिखा देता है। आगे चलें नेक्स्ट। अब ये तो हुआ कि सर संविधान में क्या-क्या चेंजेस किए गए, अब उन चेंजेस में कहाँ पर क्या लिख रखा है ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में मल्टीपल टाइम सवाल आता है कि आज की तारीख में हमारे संविधान के अंदर ये जो व्यवस्था जोड़ी गई है उसके किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है, क्या-क्या प्रोविजंस है, और अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए टॉपिक और इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कम से कम 4 सवाल आते हैं पंचायती राज व्यवस्था से। यूपी में नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटी के एक फिक्स सवाल आजकल आयोग ने कर दिया है कि भैया 10 से 12 10 से 12 हम सवाल पूछेंगे पॉलिटी के, उसमें से आप मान के चलो कि 4 सवाल कम से कम हमारे सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था से आएंगे। बिहार के केस में म्युनिसिपैलिटी सवाल पूछे नहीं जाते, सिलेबस में नहीं आते, लिखा हुआ ही नहीं है, इसीलिए वो 4 सवाल पूछता है कम से कम। और अगर नंबर बढ़ा दिया, जैसे टाइम हुआ करता था जब 15 से 18 सवाल आया करते थे पॉलिटी के अंदर, आज से 3-4 साल पहले, तब 7-8 सवाल सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था था। इसीलिए इसका हर एक प्रावधान, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हो या आप जो पढ़ने वाले उससे रिलेटेड हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले से पता हो कहाँ से क्या आने वाला है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर वो तो वो वाला पार्ट हो जाता है, आ बैल मुझे मार, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ऐसे टॉपिक्स को मजबूत कर लेना ताकि मार्क्स अच्छे डेवलप हो सके। वो जो कल को कोई पेपर बिगड़ने की संभावना है, बाई चांस बन जाए, तो ये संभाल ले आपको, पॉलिटी का ये रोल है। कोई 10 सवाल आए कि 15 आए, गलती कहीं नहीं करेंगे, वो वाला पार्ट हमको लेकर चलना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हमारे लिए आता है वो आता है 243 बी। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। इससे पहले का सब इतिहास था, अलग-अलग प्रयास हुआ। है ना? सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि सर पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे संविधान में शामिल की गई उसके कितने स्तर होंगे, तो ये बताता है आर्टिकल नंबर 243 बी। जैसे आर्टिकल नंबर 243 ए और 243 तो बताया नहीं, वो आपको याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 243 के अंदर कुछ परिभाषाएं लिखी हुई है, वो आपके काम की नहीं है। जैसे कि जिला क्या होगा,
यानी जिला किसको कहेंगे, जिला वर्ड का मतलब क्या होगा, तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि राज्य की सरकार के द्वारा जिस पर्टिकुलर क्षेत्र को जितने एरिया को जिला घोषित किया गया वो जिला कहलाएगा। पॉपुलेशन क्या होगी, यानी कि जनसंख्या क्या होगी, तो वहाँ ये लिखा गया है कि एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर जो अंतिम जनगणना होगी उसकी जो जनसंख्या रहने वाले लोगों की वो पॉपुलेशन होगी। ऐसे अलग-अलग शब्द लिखे गए हैं, वो आपको याद नहीं कर रहा है, वो वकीलों के काम का पार्ट है, आपसे कोई नहीं पूछता है। बस इतना सा पता होना चाहिए। 243 के अंदर परिभाषा लिखी गई है। फिर 243 ए के अंदर क्या है, तो 243 जो ए है वो ये बताएगा ग्राम सभा क्या होती है। मैंने ग्राम सभा की परिभाषा लिखी गई है। ये भी क्या लिखा गया, ग्राम सभा, ग्राम सभा के लिए इतना कहा गया कि उस राज्य का गवर्नर जितने एरिया को हमारा गाँव डिक्लेयर करेगा, उस गाँव के सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर होंगे। बस इतना सा पॉइंट लिखा गया। तो गाँव जितना रहेगा, एक्चुअली में जो गाँव है उसके सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर हैं हमारे, ताकि वो अपनी बात रख सके और जाकर के वोट डाल सके। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आती है। तो पता आपको सिर्फ कितना होना चाहिए कि 243 ए का संबंध किससे है। इसीलिए 2 आर्टिकल्स टू द पॉइंट के इग्नोर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 243 बी। ये बताता है कि कितने स्तर की व्यवस्था बनाओगे। ये कहता है 3 स्तर की व्यवस्था बनेगा। विलेज लेवल, ग्राम स्तर, इंटरमीडिएट लेवल, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 3 स्तर पर हमारी पंचायती राज व्यवस्था होगी। ऐसा संविधान के आर्टिकल नंबर 243 बी के अंदर लिख दिया गया। अब एग्जाम में एक सवाल आया था। एग्जाम में बिल्कुल टू द पॉइंट सा सवाल स्टेटमेंट में लिखा गया था कि बलवंत राय मेहता कमेटी और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बताई गई पंचायती राज व्यवस्था समान है। उसने ये नहीं कहा कि किसने क्या कहा, लाइन को वापस सुनिए। कथन ये लिखा था कि बलवंत राय मेहता कमेटी और 73rd 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से बनाई गई पंचायती राज व्यवस्था यानी कि जो अलग-अलग लेयर बनाई गई थी वो समान है। तो इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बनाने को कहा था, 3 स्तर की व्यवस्था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बनाने को क्या कह रहा है, वही 3 स्तर की व्यवस्था। तो होगी दोनों इक्वल इक्वल। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि सरकार ने जब संविधान में संशोधन किया तो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए किया। जैसे कि 1957 में रिकमेंडेशन दी थी, 1952 में आकर के मान रहा हूं। इस लाइन का मतलब ये नहीं, वो कंपैरिजन से सवाल पूछ रहा है कि क्या आपको पता है कि भैया बलवंत राय मेहता कमेटी और संविधान में जो लिखा गया उस सेम तरह की व्यवस्था की बात की गई है। जहां पर बलवंत राय मेहता कमेटी 3 स्तर बनाने की बात करती है, हमारे संविधान में 3 स्तर बनाने की बात की। ये है वो कंपैरिजन वाला सवाल। इसीलिए लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा था कि जब आप चीजों को पढ़ोगे, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, तो पढ़ तो अलग-अलग रहे हो लेकिन आपका कांसेप्ट, आपके नोट्स, आपका रिवीजन दोनों साथ में होने चाहिए। क्या पता कल को और कॉम्बिनेशन बना के सवाल पूछ लिया जाए हमारा। तो याद रखिएगा 3 स्तर की व्यवस्था बनाने की बात कहा गया। और पहला स्तर कौन सा हमारा, गांव का स्तर, ग्राम लेवल के ऊपर वही नाम हमारा ग्राम पंचायत एक्जेक्टली सेम। फिर मध्यवर्ती जिसको आपने ब्लॉक लेवल खंड स्तर पढ़ा था उसी का नाम यहाँ चेंज करके मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट कर दिया गया हमारा। और अंतिम पर्टिकुलर जिला स्तर हमारा वही जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाला पार्ट सेम टू सेम हमको देखने को मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है, एक्जेक्टली नाम भी वही है जो आपने पहले पढ़े थे हमारे। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और अंतिम पर्टिकुलर पार्ट हमारा जिला परिषद। यही बात हमको कही थी पहले वाली कमेटी ने जिसका नाम बलवंत राय मेहता कमेटी था, वही नाम यहाँ पर इस एक्ट के अंदर भी लिखे गए। वे 3 स्तर बनाओगे, फर्क कितना सा है, फर्क सिर्फ इतना सा पर्टिकुलर पार्ट है कि सर यहाँ मध्यवर्ती लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने ब्लॉक कहा था, खंड कहा था। बस कोई डाउट इस पार्ट को लेकर के तो प्लीज पूछिएगा। अगला पर्टिकुलर पॉइंट आता है, चलो ठीक है यहाँ पर हमारा 3 स्तर पर तो बना दिया जाएगा, लेकिन अब चुनाव कैसे करवाया जाएगा, चुनाव का तरीका क्या रहेगा। तो ध्यान से लाइन पढ़ना। चुनाव का जो तरीका बताया गया है वो बताया गया हमारा 243 सी के अंतर्गत। हाँ बताया गया 243 सी के अंतर्गत बताया गया। ए के बी के अंतर्गत तो हमारा सिर्फ तरीका बताया गया कि कितने लेवल पर होगा और फिर चुनाव कैसे होगी। तो लाइन कहती है भाई ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर तीनों ही लेवल पर जब पंचायती राज व्यवस्था के सदस्य चुनोगे, अध्यक्ष नहीं, सदस्य चुनोगे, तो वो सीधे लोगों द्वारा यानी कि डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाने चाहिए। यानी कि लोग ही हमारे चुनकर के क्या करेंगे, अब वो डाल करके अपने मेंबर्स को चुनेंगे। जैसे आप एमपी चुनते हो, एमएलए चुनते हो, विधायक सांसद चुनते हो, एक्जेक्टली हमारा ग्राम पंचायत के अंदर, पंचायत समिति के अंदर और जिला परिषद के अंदर, इनके अंदर भी लोग सीधा वोट डाल करके अपने एरिया के जो मेंबर रहेंगे हमारा वो उनको चुना जाएगा। क्लियर? इस पॉइंट में कोई डाउट किसी को भी किसी तरह का तो प्लीज पूछ लो। अब अगला पर्टिकुलर पार्ट, जैसे ये हो गया मेंबर्स की बात, जो सदस्यों की बात की गई, ये तीनों में सेम तरीके से सुनेंगे हमारा डायरेक्ट लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव करवा करके डायरेक्ट इलेक्शन करवा करके। लेकिन अध्यक्ष का क्या रूल रहेगा, तो ये कहता है मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। जो चेयरपर्सन चुना जाएगा हमारा इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनडायरेक्टली चुना जाएगा, वो डायरेक्टली नहीं होगा। मतलब जो चुने गए सदस्य होंगे, यहाँ पर जो चुनकर सदस्य आए हैं, यहाँ पर भी जो चुनकर सदस्य आए यानी कि पंचायत समिति के और जिला परिषद के ये जो सदस्य चुनकर आएंगे हमारे, वही अपने में से किसी एक को लीडर चुन लेंगे कि भैया ये हमारे जो है अध्यक्ष जी हैं, उनके लिए जनता को वोट करवाने की कोई रिक्वायरमेंट हमको देखने को नहीं मिलती है। इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। किस स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर। ये बात कहाँ लिख रखी है, इसी आर्टिकल के अंदर लिख रखी है, 243 सी के अंदर लिख रखी है। ये भी क्लियर होगा, उम्मीद डाउट नहीं होगा। अब इस पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, क्विकली बताओ, आपके यहाँ पर जहाँ भी आप रहते हैं, आपके यहाँ पर गाँव के अंदर जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं यानी कि सरपंच के चुनाव होते हैं, उसमें आप वोट डालते हो कि नहीं डालते हो, मतलब चुनाव प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष होता है, वो तो डालते होंगे, वो डालते हैं बिल्कुल, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होता होगा। अब एक एग्जाम में सवाल आ जाए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, या फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार सरपंच के चुनाव डायरेक्ट होंगे, प्रत्यक्ष रूप से होंगे, तो उसको सही कहोगे गलत कहोगे। सवाल का रेफरेंस ध्यान से सुनना, संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं हो तो अधिनियम का रेफरेंस होगा 73rd 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अब आपको बताना है कि सही कहोगे गलत कहोगे। ये स्टेटमेंट गलत है, ये बात संविधान में लिखी, इसलिए मैंने आपको पूछा आपके यहाँ पर क्या होता है। क्यों, प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हमने तो सरपंच के चुनाव में वोट डाले थे, और अगर जो फैक्ट भूल जाते हैं हम लोग तो एग्जाम में सवाल आता है कि सरपंच का चुनाव कैसे होता है संविधान के अनुसार, आपका डायरेक्टली नहीं। संविधान कहता है 243 सी के अंदर ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष इस तरह से चुना जाएगा जैसे राज्य की विधायिका निर्धारित करे। चेयरपर्सन और पंचायत एट विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच मैनर एट स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन। मतलब राज्य की सरकार वो सरकार है जो कि कानून बना करके तय करेगी कि आपके यहाँ का सरपंच सीधे जनता के द्वारा चुना जाएगा कि इनडायरेक्टली चुना जाएगा। ये काम राज्य की सरकार का है। फिर सभी राज्यों में ऑलमोस्ट, जैसे कि यूपी में भी, बिहार में भी, राजस्थान में भी, ऑलमोस्ट भारत के हर राज्य के अंदर हमारा सरपंच जो है आज की तारीख में डायरेक्टली चुना जाता है, यानी कि जनता खुद चुनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बात संविधान में लिख रखी है, ये बात कानून बना करके राज्य की विधायिका ने तय की है, यानी कि इसका मतलब कल को ये नियम बदल भी सकता है, समझे। छोटा सा फैक्ट है ये, और प्रैक्टिकल जो हमारा सामने चीजों को देखते हैं उससे ही कंफ्यूज रहता है और वही गलतियां कर जाते हैं। हमको पता है कि सरपंच के चुनाव में वोट डालने गए थे, नहीं गए थे तो देखा जरूर होगा, लेकिन ये बात संविधान में नहीं लिखी। एक छोटा सा एक पार्ट आता है कि संविधान में शामिल है कि नहीं है, नहीं संविधान में शामिल नहीं है, किसने तय किया, फिर राज्य की सरकार ने तय किया। तो सवाल आ जाए कि क्या संविधान में शामिल है, आपको कि नहीं। तो कौन तय करता है कि ग्राम स्तर पर अध्यक्ष चुनाव कैसे रहेंगे, स्टेट का लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका, विधानसभा कानून बनाकर इसको पास करेगी, विधान परिषद भी है तो दोनों पास करेंगे, तब जाकर के नियम तय होता है। यही वो रीजन है कि भैया इसके अंदर हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही आंसर नहीं रहेगा। अगर सवाल आ जाए ऑप्शन 1 में ऐसा लिखा हुआ हो कि सरपंच के चुनाव संविधान के अनुसार कैसे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी यानी कि दोनों ही सही है, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। सवाल क्या है
सवाल है सॉरी सवाल है हमारा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर क्या करोगे? चलो पोल देते हैं, पोल में देखते हैं क्या आंसर करोगे। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर में से कोई नहीं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सरपंच के चुनाव कैसे होते हैं? आंसर क्या रहेगा? ये ऑप्शन आगे मान बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर हमारा डी नोटा। इसीलिए मैंने सवाल दिया कि देखो भैया ना तो प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया संविधान में, ना अप्रत्यक्ष रूप से लिखा गया। कहाँ लिखा गया देखो, कहीं नाम लिखा हुआ है क्या कि प्रत्यक्ष होंगे अप्रत्यक्ष होंगे? संविधान तो कहता ही नहीं है कि प्रत्यक्ष होंगे अप्रत्यक्ष होंगे। संविधान तो कहता है राज्य की विधायिका तय करे। तो राज्य चाहे तो डायरेक्ट करवाओ, राज्य चाहे तो इनडायरेक्ट करवाओ। संविधान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात ही नहीं करता। इस लाइन में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो भैया, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए जरूरी है। पहले हुआ करता था अप्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर के टाइम पीरियड के दौरान के अंदर, हमारा शुरुआती दौर के अंदर जम्मू कश्मीर में जो सरपंच चुना रहा था वो इनडायरेक्ट चुना रहा था, बाद में उसको भी हटा दिया गया था। आज की तारीख में नहीं होता है, जनता ही चुनती है। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, मतलब ये जो लिखा गया ना उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये सही रहेगा। तो ये सर स्टेट का लेजिस्लेचर हमारा तय करता है, तो नोटा का आंसर रहेगा। चलिए आगे, कोई डाउट किसी को? ओके, क्लास बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही है, एक बार चेक करवा लीजिए, चिंता ना करें। डोंट वरी। अब अगला पॉइंट, ये तो हुआ कि चुनाव कैसे किया जाएगा और किस तरह से होगा। अगला पॉइंट आता है रिजर्वेशन। तो सीटों का यहाँ पर भी रिजर्वेशन होगा। चुनाव होगा तो सीटें होंगी, जैसे लोकसभा विधानसभा होती है, यहाँ पर भी सीटें होंगी, तो उसका रिजर्वेशन कैसे होगा वो लिखा है 243 डी में। ये सारे आर्टिकल नंबर आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में सीधा आर्टिकल नंबर भी पूछा गया है। लाइन लिख देता है, पूछता है ये बात किस आर्टिकल में लिखी गई है। रिवर्स भी होता है, आर्टिकल नंबर दे देता है और पूछ लेता है बताओ इसके अंदर क्या लिखा गया है। इसलिए आर्टिकल नंबर भी इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट भी याद करना पड़ेगा। अगला पॉइंट हमारा नेक्स्ट, अधिनियम में पंचायत क्षेत्र की कुल आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हर पंचायत में तीनों लेवल के ऊपर सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। आसान भाषा के अंदर बात करें, ये कहता है मान लो सर जी ऐसा कुछ पर्टिकुलर हमारा एरिया है जहाँ पर पंचायत के चुनाव होने वाले, कोई एक एरिया मान लो, यहाँ पर हमारा क्या किया जाएगा, सीटों का बंटवारा किया जाएगा। सीटें कुछ इस तरह से आपने तय कर दी हमारा, ऐसा कुछ सीटें होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीटें ओवरऑल। और ये भी मान लीजिए कि यहाँ पर जो टोटल जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन जो है हमारी वो 100 लोग रहते हैं। इस 100 के अंदर हमारा एससी कैटेगरी के जो लोग अवेलेबल है हमारे पास में, वो मान लो 20% है, यानी कि ओवरऑल 100 में से 20 है। एसटी की अगर बात कर ली जाए हमारा, तो मान लीजिए 10 लोग हमारे एसटी समुदाय के रहते हैं। तो कहता है कि देखो पहले ये देखो कि कुल जनसंख्या में एससी और एसटी का अनुपात कितना है, एससी और एसटी का अनुपात कितना है, ये बात देखो जब सीटों का रिजर्व करने की बात आती है। तो कितना अनुपात है भैया? 20% और 10%, इतना ही है कुल जनसंख्या के अंदर। फिर आगे कहता है कि भाई जितनी सीटें मिली है, जितनी सीटें ओवरऑल है हमारा, उसके अंदर क्या कर दो, एससी को बिल्कुल उतनी ही सीटें दे दो जितना उनका अनुपात देखने को मिलता है, एसटी को भी उतनी सीटें दे दो जितना उनका अनुपात देखने को मिलता है। यानी कि कुल जनसंख्या में 20% का योगदान है हमारा, तो फिर 20% सीटें दे दो। कुल जनसंख्या में 10% का योगदान है, तो 10% सीटें दे दो। मान लो कुल जनसंख्या में 80% का योगदान, जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो वहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारा 80-90% के आसपास एसटी समुदाय की है, तो वो सारी 80-90% की जो सीटें बन के सामने आएगी, वो किसको दी जाएगी? एसटी समुदाय को दी जाएगी। यहाँ पर नंबर फिक्स नहीं है जब एससी और एसटी को सीटों का रिजर्वेशन की बात की जाती है। तो संविधान ने इस आर्टिकल में कहीं कहा ही नहीं कि 1 तिहाई करो कि आधी दो, 2 तिहाई दो, 1 चौथाई दो। ये कहता है कि ओवरऑल जितनी पर्टिकुलर आपको आबादी में अनुपात देखने को मिलता है, यानी कि कुल जनसंख्या में जितना हिस्सा एससी एसटी का है, कुल सीटों में उतना हिस्सा एससी एसटी का भी होना चाहिए। कोई डाउट मेंबर्स के केस के अंदर किसी को भी किसी भी तरह का नहीं? महिलाओं के लिए 1/3 लिखा होगा, एससी एसटी के लिए नहीं लिखा होगा, महिलाओं के लिए 1/3 लिखा होगा। एक बार चेक करना। कोई डाउट इस पॉइंट में? एससी एसटी की सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया गया? मेंबर्स के लिए वापस रिपीट कर दूं? बिल्कुल। ये कहता है कि सर एक एरिया में जब आप सीटों का बंटवारा करोगे कि इतनी जनरल की, इतनी ओबीसी की, इतनी एससी की, इतनी एसटी की, तो वो आधार क्या रहेगा कि एससी एसटी को कितनी सीटें दी। तो आप एक फिक्स नंबर लेकर नहीं चलोगे कि एससी को 1 तिहाई दे दो, एसटी को 1 तिहाई दे दो, ऐसा नहीं। कुल सीटों में जब नंबर बंटवारे की बात आएगी तो वो उस आधार पर होगी, ये देखते हुए कि कुल जनसंख्या में एससी का योगदान कितना है। जैसे मान लो कहीं पर 1 लाख लोग रह रहे हैं हमारा, और 1 लाख लोगों में से 10,000 लोग हमारे जो है एससी समुदाय के हैं, तो 1 लाख का 10,000 कितना हो गया? 10%। और वहाँ पर मान लो सीटों की संख्या 1 लाख लोगों के बीच के अंदर 100 होगी, और तो 100 सीटों का 10%, क्योंकि कुल जनसंख्या में 10% योगदान था एससी का, तो कुल सीटों में से भी 10% सीटें मिल जाएगी। ये आधार रहेगा, इसको कहते हैं अनुपात के आधार पर। कुल जनसंख्या में कितना आपका योगदान है, उतनी आपको सीटें देखने को मिल जाएगी। क्लियर? कोई डाउट? अब ये तो हुआ मेंबर्स के केस में। अध्यक्ष के केस में क्या होगा, यानी कि सरपंच जब बनेगा हमारा, तो सरपंच भी तो एससी एसटी समुदाय से बन सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बन सकता। तो उसके लिए ये प्रावधान लागू नहीं होता कि सर अनुपात कितना रहेगा, उतनी सीटें आप तय कर दो अध्यक्ष के लिए, कि पता लगा कि सर ओवरऑल 10 सरपंच होने वाले हैं एक पूरे हमारे क्षेत्र के अंदर, अलग-अलग गाँव के लिए, तो उसके अंदर 1 तिहाई सीटें रिजर्व कर दो या जनसंख्या के अनुपात में कर दो। नहीं, वो राज्य की विधायिका तय करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य की विधायिका गाँव के स्तर पर और बाकी के जो 2 स्तर और है, पंचायत समिति वाला और जिला परिषद वाला, वहाँ पर कितने अध्यक्षों की कुल सीटें हैं, यानी कितने सरपंचों की कुल सीटें हैं हमारी अलग-अलग गाँव को मिला करके, उसमें एससी एसटी को कितनी सीटें मिलेगी, ये कानून बना करके सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। अब सरकार चाहे तो ऐसा कर दे कि 1 तिहाई सीटें रिजर्व हो जाए, सरकार चाहे तो 1 चौथाई कर दे, सरकार चाहे तो आधा कर दे, सरकार चाहे तो 2 तिहाई कर दे, सरकार चाहे तो 3 चौथाई कर दे, वो सरकार की मर्जी है। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि एससी एसटी के जो सरपंच बनेंगे उनको इतना प्रतिशत सीटें देनी है, वो तय करने का काम स्टेट के लेजिस्लेचर का होगा, राज्य की विधायिका का हमको देखने को मिलेगा। तो अगर मेंबर्स के रूप में सवाल पूछा जाए कि एससी एसटी को जो सीटों मेंबर्स बांटने की बारी आएगी तो कैसे तय किया जाएगा, तो हम कहेंगे सर जनसंख्या के अनुपात के अंदर। लेकिन जब सरपंच बनाने की बारी आएगी हमारा, तो जनसंख्या के अनुपात नहीं होगा, राज्य की विधायिका तय करेगी कि कितनी सीटें देनी है। क्लियर? कोई डाउट किसी तरह का? हाँ, 80% अगर मान लो जनसंख्या एससी एसटी की है, तो सीटें भी एससी एसटी की आपको उतनी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो वहाँ पर मेजॉरिटी में रहेगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट में चला जाऊँ मैं, त्रिपुरा की बात करूँ तो 97 के आसपास परसेंटेज के अकॉर्डिंग लगभग वहाँ एसटी समुदाय के लोग रहते हैं, तो मेजॉरिटी में वही है हमारा, तो कुल सीटें पर रिप्रेजेंटेशन भी उन्हीं को होगा। ठीक है, तो जनसंख्या जितनी है उसके अनुसार मिल जाएगा। तो मान लो कहीं पर एससी एसटी कम है, जैसे यहाँ पर कम थे हमारे एग्जांपल के अंदर, तो 80% लोग मान लो जनरल कैटेगरी के, या 70% लोग जो बचे हुए वो हमारे जनरल कैटेगरी के, या उसमें से 20% और निकाल दो, ओबीसी को डाल दो एक बार के लिए हमारा, और बचे हुए आधी जो है वो जनरल कैटेगरी, आधी सीटें जनरल कैटेगरी हो गई। इस तरह से ऑटोमेटिकली हमारा सीटों का रिजर्वेशन किया जाएगा। जितना आपका योगदान है जनसंख्या में, उतना आपको सीटें मिल जाएगी एससी और एसटी के लिए। क्लियर? आगे चलें। अब ये तो हुआ सरपंच एससी एसटी या मेंबर एससी एसटी के संबंध के अंदर। अब महिलाओं के लिए भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए और इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि अधिनियम में महिलाओं की कुल सीटों की संख्या से कम 1 तिहाई का आरक्षण का प्रावधान है। एक्ट के अंदर कहा गया है कि जब महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात आएगी, वो किसी भी स्थिति में 1/3 से कम नहीं होगी, जितनी भी टोटल सीटें आपको देखने को मिलती है। यानी कि एक पर्टिकुलर अगर राज्य के अंदर अभी हमने देखा, यहाँ पर कहा गया एग्जांपल 12 सीटें अवेलेबल है हमारा, तो इस 12 का 1 तिहाई 1/3 कम से कम महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा ही रहेगा, इससे कम नहीं हो सकता। ये नहीं कहता है कि 1 तिहाई ही देना है, लाइन ऑफ साफ लिख रखी है वो क्या है, कम से कम 1 तिहाई। 1 तिहाई से कम नहीं जा सकते, ज़्यादा जा सकते हो। यही वो रीजन है कि बिहार के अंदर जब हम बात करते हैं महिलाओं का रिजर्वेशन 50% देखने को मिलता है। भारत का वो पहला राज्य जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 50% रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को, वो यही है, बिहार। और एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है हमसे, तो पहला राज्य कौन सा था? बिहार, याद रखना। यहाँ पर अगर मान लो सवाल ऐसा लिखा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कुल सीटों का अधिकतम 1 तिहाई, अधिकतम मैक्सिमम 1/3 सीटों के रिजर्वेशन का प्रावधान है, आप कहोगे गलत।
अधिकतम 1 तिहाई नहीं है, कम से कम एटलीस्ट 1 तिहाई का 1 तिहाई से ज़्यादा दिया जा सकता है। क्लियर? कोई डाउट है इस पॉइंट में किसी को भी? और वहीं अगर महिला सरपंच की भी बात कर ली जाए तो अध्यक्ष के केस में यही पॉइंट लिखा गया कि कुल सीटें जितनी भी होगी सरपंच की अलग-अलग गाँव को मिला करके उसमें भी कम से कम आपको 1 तिहाई सीटें महिला सरपंच की रिजर्व करनी पड़ेगी। यानी कि ओवरऑल अगर आप क्विक रिवीजन करोगे तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, कोई टफ चीज़ नहीं है। जैसे अगर एससी और एसटी के पर्टिकुलर मेंबर है हमारे और उनकी सीटों का रिजर्व करना है, तो मेंबर के केस के अंदर तो नियम साफ है, एज़ पर पॉपुलेशन। जितना पर्टिकुलर आपकी जनसंख्या है उस क्षेत्र के अंदर, उस जनसंख्या के अनुसार में आपको सीटें मिल जाएँगी। वहीं अगर एससी-एसटी के संबंध में चेयरमैन की बात कर लें, यानी कि सरपंच की बात कर लें, तो ये डिसाइड करने का काम स्टेट के लेजिस्लेचर का होगा, राज्य के विधानमंडल का होगा। वहीं अगर आप महिला की बात कर लिया जाए, तो महिला के केस में चाहे हमारा मेंबर हो, सदस्य हो, चाहे हमारा चेयरमैन हो, यानी कि सरपंच हो, नियम साफ कहता है कि भैया 1 तिहाई सीटें रिजर्व हमको देखने को मिलेगी हर स्थिति के अंदर। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पता लगा इसके पॉइंट यहाँ लिख कर आ गए, इसके पॉइंट यहाँ लिख कर आ गए, तो एग्जाम में फिर वो गड़बड़ी होने का सवाल है। क्योंकि जब एग्जाम में सवाल आएगा हमारा, वो ऐसे नहीं आएगा कि इसके बारे में वाला पूछ रहा है, इसके बारे में वाला पूछ रहा है, वो कॉम्बिनेशन बना के पूछेगा। एक लाइन एससी-एसटी के संबंध में लिखेगा, एक लाइन महिला के संबंध में लिखेगा, फिर पूछेगा बताओ सही कौन सा गलत कौन सा। मोस्ट ऑफ द सवाल जब स्टेटमेंट से आते हैं, वो इसी तरह से देखने को मिलता है। बिहार के केस के अंदर स्टेटमेंट वाले सवाल थोड़े कम आते हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। आयोग पैटर्न चेंज कर रहा है, उम्मीद है आप लोग अपडेटेड होंगे। मेंस के अंदर भी पैटर्न चेंज होने की संभावना है हमारा, क्योंकि इसी बार से लागू होगी। अभी कल या परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। एससी-एसटी का चेयरमैन कितना है सर? वही तो बताया, स्टेट का लेजिस्लेचर तय करता है। विश्वजीत ध्यान से सुनो, जब चेयरमैन वाले की बात की जाएगी कि मान लो अगर एक राज्य के अंदर 100 गाँव आते हैं हमारे, तो 100 सरपंच होंगे उनके ऊपर। उन 100 सरपंच में से एससी-एसटी के सरपंचों के लिए कितनी सीटें तय की जाएगी, कितनी सीटें एससी-एसटी के लिए रहेगी, वो राज्य की सरकार कानून बना करके तय करेगी। संविधान में लिखा ही नहीं है कि भाई कितना होगा, 1 तिहाई होगा, 2 तिहाई होगा, 3 चौथाई होगा, वो सब कुछ ऐसा पार्ट देखने को नहीं मिलता है। राज्य की सरकार तय करती है। तो हर राज्य की सरकार अलग-अलग कानून बनाएगी, अपने-अपने अकॉर्डिंगली तय कर लेगी। जिसको ठीक लगेगा वो 1 तिहाई करेगा, जिसको लगेगा कि मेरे यहाँ पर जो है जनसंख्या ज़्यादा है, वो उससे थोड़ा ज़्यादा कर देगा हमारा। अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो वहाँ पर तो ओवरऑल यही देखने को मिलता है, हमारा एसटी समुदाय ही ट्राइब से देखने को मिलती है, तो वो और ज़्यादा कर देगा। ये डिपेंड करता है राज्य की सरकार के ऊपर कि वो सरपंच जब बनाने की बात हमारी आएगी, एससी-एसटी समुदाय को उसको कितनी सीटें देना है। संविधान इसके बारे में कुछ नहीं कहता। संविधान केवल और केवल महिला के केस में कहता है कम से कम 1 तिहाई सीटें रिजर्व होगी, फिर चाहे मेंबर हो या फिर चेयरमैन। क्लियर? किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? चलें आगे। अब अगला पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरेशन, यानी कि कार्यकाल कितना रहेगा। ये ड्यूरेशन लिख रखा है 243 ई के अंतर्गत, यानी कि कितना कार्यकाल रहेगा। एक बार आप चुनकर आ जाओगे तो उसमें कितने समय तक आप कंटिन्यू हमारा रह सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहता है कि भैया अधिनियम हर स्तर पर, यानी कि तीनों स्तर पर पंचायत को 5 साल का कार्यकाल प्रदान करता है। फिर 5 साल के लिए, जैसे विधानसभा 5 साल के लिए होती है, जैसे लोकसभा 5 साल के लिए होती है, ये भी 5 साल के लिए देखने को मिलेगी। और जैसे विधानसभा और हमारा लोकसभा भंग हो सकती है, ये भी कार्यकाल की पूरा होने से पहले हमारा भंग होने की कोई संभावना है, इसको भी हमारा भंग किया जा सकता है। सर कैसे भंग होती है? तो वही वाला बहुमत वाला पार्ट देखने को मिलता है, बहुमत साबित करना पड़ेगा। लेकिन ये बात संविधान ने नहीं लिखी। भंग होने का तरीका छोड़ दिया गया है स्टेट के लेजिस्लेचर को कि भाई आप तय करो। ये वो रीजन है कि सर कुछ-कुछ राज्यों के अंदर भंग होने के लिए जो कंडीशन लिखी गई है, वो लिखा गया है कि कुल सीटों का आपको हमारा 2 तिहाई बहुमत चाहिए। कुछ राज्यों के अंदर यही हमारा जो है टोटल सीटों का आधे से 1 ज़्यादा का बहुमत लिखा गया, 50% प्लस 1 लिखा गया। कुछ पर्टिकुलर राज्य के अंदर, जैसे कि छत्तीसगढ़ चला जाओ, झारखंड चला जाओ, जो ट्राइबल बहुल इलाके हैं हमारे, वहाँ पर हमको 3 चौथाई देखने को मिलता है। भंग होने का तरीका राज्य की सरकार जब अपने यहाँ पे उसको लागू करने के लिए कानून बनाती है, उसमें खुद ही तय करेगी, लेकिन हाँ, भंग जरूर किया जा सकता है। अब कैसे भंग किया जाएगा, वो राज्य की सरकार अपने अकॉर्डिंगली तय करती है कि भई हमारे यहाँ पर क्या व्यवस्था रहेगी। ये संविधान नहीं बताता है कि कैसे इसको भंग किया जाएगा। हर राज्य के अंदर पैटर्न अलग-अलग हो सकता है, तरीका अलग-अलग हो सकता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे कि लोकसभा के अंदर है हमारा कि भैया आपको अगर सरकार गिरानी है तो कम से कम आधे से 1 ज़्यादा सीट आपके पास होनी चाहिए। विधानसभा के अंदर भी ये वाला पार्ट है। पंचायती राज व्यवस्था के अंदर ये सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भैया आप कोई अविश्वास प्रस्ताव लाओगे और आधे से 1 ज़्यादा का बहुमत साबित करोगे अगर आपको सरकार भंग करनी है तो। ये चीज़ हमारे यहाँ पर लिखी गई है। क्लियर है? अब अगला पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट, फिर आपको कुछ डाउट्स मिलेंगे। चलो ठीक है, भंग हो सकती है, तरीका अलग-अलग रहेगा, तो वो तो हमारा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो 5 साल तुम्हारे पूरे होने से पहले अगर भंग हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? नई सरकार बनेगी, तो जो नई सरकार आएगी वो कितने समय तक रहेगी और क्या वो चुनाव करवाना हर कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, ये जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखिएगा, नॉर्मली हमने कहा कार्यकाल आपका 5 साल का रहेगा, तो मार्क कर लेते हैं भैया 5 साल का कार्यकाल। 1, 2, 3, 4 ये हो गया 5 साल का कार्यकाल। संविधान का ये आर्टिकल कहता है कि मान लो एक सरकार चली 2 साल के लिए और फिर हो गई भंग, गिर गई सरकार। उस तरीके से जो राज्य की सरकार ने तय कर रखा होगा अलग-अलग राज्यों में, अब रिमेनिंग 3 साल के लिए क्या किया जाए आगे? जैसे नए चुनाव करवा लो और नई सरकार भी आओ, ठीक है। लेकिन वो जो नए चुनाव करवा करके नई सरकार आएगी, वो कितने समय के लिए रहेगी? वो 5 साल के लिए रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। वो हमारा रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए ही रहेगी। ये फ़र्क है लोकसभा में और विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में। अगर लोकसभा में सरकार गिर जाती है, कभी भी गिर जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कार्यकाल पूरे होने से पहले गिर जाए और चुनाव करवाने की नौबत आ जाए, फिर चुनाव करवा के नई सरकार आ रही है, तो वो फिर पूरे 5 साल के लिए आती है, फिर चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो। पंचायती राज व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। सिमिलरली म्युनिसिपैलिटी में यही नियम है कि अगर भंग हो गई है सरकार, हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले, तरीका चाहे जो भी रहा हो अलग-अलग राज्यों में, नई सरकार जब आएगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बचे हुए कार्यकाल के लिए ही आएगी। ऐसा नहीं है कि उसको नया 5 साल का टाइम पीरियड हमारा दिया जाएगा, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा नहीं है कि कभी भी भंग हो जाए तो हर हाल में चुनाव करवाने पड़ेंगे। नियम ये कहता है कि आप ये पहले चेक करो कि बचा हुआ कार्यकाल है कितना। मान लो किसी ने हमारा ये कार्यकाल साढ़े 4 महीनों का पूरा कर दिया था, साढ़े 4 साल का पूरा कर दिया था, अब बचा हुआ जो कार्यकाल हमको नज़र आता है वो 6 महीने का ही नज़र आता है। तो क्या चुनाव करवाओगे 6 महीने के लिए? इसके संबंध के अंदर हमारा ये आर्टिकल कहता है कि आपको शेष अवधि ध्यान रखनी है। अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर अवधि 6 महीने से कम है, तो चुनाव आयोजित करना आवश्यक नहीं है। नेसेसरी नहीं है कि आप चुनाव होल्ड करो। क्या मैं कह रहा हूँ इस लाइन के थ्रू कि चुनाव नहीं करवाने चाहिए? मैंने ये नहीं कहा। संविधान के आर्टिकल नंबर 243 ई में कहा गया कि सर जरूरी नहीं है, करवा सकते हो, चाहो तो मर्जी आए तो करवाओ, आपकी चॉइस, लेकिन जरूरी नहीं है कि करवाना पड़े। अगर अवधि 6 महीने से ज़्यादा की बची हुई है, जैसे इस एग्जांपल के अंदर हमारा 3 साल की अवधि बनी थी, तो करवाना ही पड़ेगा अगर 6 महीने से ज़्यादा की अवधि है तो। लेकिन अगर 6 महीने उससे कम की अवधि है, तो चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। आर्टिकल में कहीं ये नहीं चीज़ कही गई कि भैया चुनाव नहीं करवाना है, अगर 6 महीने से कम का समय रह गया हो। जरूरी नहीं है, मतलब राज्य की सरकार तय करे कि चुनाव करवाने के नहीं करवाने। बस उसको ध्यान ये रखना है कि जब भंग हो जाता है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, बचा हुआ टाइम पीरियड कितना वो तय कर ले। अब संविधान तो ये कहता है कि 6 महीने से ज़्यादा का हो जाए तो आपको चुनाव करवाना पड़ेंगे। लेकिन खुद भी सोच के देखो एक बार कि मान लो सर 6 महीना 1 दिन रह गया, तो संविधान तो ये बात कहता है कि चुनाव करवाने पड़ेंगे क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो गया। फिर लेकिन 6 महीना और 6 महीना 1 दिन में फ़र्क क्या है? बात तो वही रहेगी कि रिमेनिंग जो सरकार रहेगी हमारा, वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए आएगी। अब मान लो साढ़े 4 साल पूरे हो गए, अब नई सरकार आनी है तो चुनाव कराने में 1 महीना जल्दी से जल्दी करोगे तो 1 महीना तो लग ही जाएगा। फिर सरकार आएगी 5 महीने काम करेगी और 5 महीने बाद में फिर जाकर के नए चुनाव करवाने पड़ेंगे क्योंकि 5 साल पूरे हो जाएंगे, फिर तो डबल खर्चा हो गया। इसीलिए सरकार कई बार क्या करती है, इस प्रावधान को जानबूझ के उल्लंघन कर जाती है। कैसे? एक-एक साल भी बच जाता है तो चुनाव नहीं करवाती है। क्यों? क्योंकि पता है
कि भैया 1 साल हमारा जो है बच गया है, तो नई सरकार अगर आएगी तो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए आएगी। अब जब चुनाव करवाएंगे तो हमारा 1-2 महीना समथिंग कुछ ना कुछ लग ही जाएगा चुनाव करवाने के दौरान के अंदर, रिजल्ट आने के दौरान। अब 8 महीने में जाकर के फिर से कराओ तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर कई बार हमको देखने को मिलता है कि सरकार 1 साल से ज़्यादा का समय मिले, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, संविधान में नहीं लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि 1 साल से ज़्यादा का समय बच जाता है हमारा, उसके आस-पास रहता है, तो चुनाव नहीं करवाती है। लेकिन संविधान क्या कहता है कि 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा हो तो चुनाव करवाना पड़ेगा, 6 महीने से कम का चुनाव बचा हो तो चुनाव करवाने आवश्यक नहीं है। तो सरकार जानबूझ के डिले कर देती है। अगर 6 महीने से थोड़ा-सा समय ज़्यादा रह गया तो चुनाव कराने की प्रक्रिया को इतना धीरे कर देती है कि रिमेनिंग टाइम पीरियड ऑलरेडी 6 महीने से कम का चला जाता है और सरकार कहती है अब तो समय नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वो खर्चा बचाना होता है। अब ये प्रावधान गलत तब लगने लगता है जब आपके पास इस एग्जांपल के थ्रू जैसे 2 साल पूरे हुए और 3 साल का टाइम पीरियड बचा है, वहाँ डिले करोगे तो गलत बात ही है हमारा। लेकिन इस सिनेरियोस के अंदर या फिर 4 साल पूरे कर लिए हमारे, अब हमारा 1 साल का टाइम पीरियड रह गया, वहाँ सरकार ठीक भी लगती है। हो सकता है उस समय के अकॉर्डिंगली वो नियम ठीक लगा हो हमारा कि भाई 6 महीने का, आज के लिए वो ठीक नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल नहीं है हमारा। ऐसी स्थिति के अंदर जाकर के आप 6 महीने जाकर फिर चुनाव कराओगे तो क्या फायदा? तो ये हम कंडीशन हर बार देखते हैं, ऑलमोस्ट हर राज्य के अंदर कि 6 महीने से अगर कम का समय होता है तो राज्य की सरकार चुनाव करवाती ही नहीं है। अगर कम का समय है तो यहाँ जरूर लिख रखा है कि आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी, करवा सकते हो अगर लगे तो, लेकिन प्रैक्टिकली करवाए नहीं जाते हैं और कई बार हमारा 6 महीने से ज़्यादा जाने पर भी थोड़ा सा समय बचा होता है तो प्रक्रिया को डिले कर देती है। डिले कर देती है तो ऑटोमेटिकली वो 6 महीने की कंडीशन लागू हो जाती है। हाँ, पढ़ने को लगता है कि गलत है, लेकिन वो प्रैक्टिकली गलत कर भी नहीं रही है, क्योंकि बात ये है कि आने वाली जो सरकार है हमारा वो सिर्फ कुछ महीने के लिए रहेगी, तो सरकार का खर्चा और बढ़ जाएगा। तो संविधान में संशोधन किया जाए तो वो प्रोसेस तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसमें संशोधन करने के लिए वंस अगेन 2 राज्य हमारे आधे राज्यों का परमिशन और 2 राउंड वोटिंग करवाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है इतनी छोटी चीज़ के लिए। तो सरकार अपने स्तर पर ही ऐसा कर देती है। तो 1 साल तक का समय रहा हो तो इग्नोरेबल है, 1 साल से ज़्यादा समय हो और सरकार अपने संविधान की प्रावधान का उल्लंघन करे तो फिर थोड़ा गलत लगता है। लेकिन फिर भी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट आपको जो याद रखना है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन से अलग रखना है। आपको बस यही याद रखना है कि 6 महीने से ज़्यादा का समय अवेलेबल है हमारा कार्यकाल पूरा होने में अभी, तो चुनाव करवाने पड़ेंगे। 6 महीने से कम का अवेलेबल है तो आवश्यक नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करवाने, आवश्यक नहीं है। करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो, राज्य की सरकार जो है वो हमारा तय करेगी। किसी को कोई डाउट किसी पॉइंट में तो प्लीज़ पूछिए। एग्जैक्टली सही समझा, बिल्कुल सही कहा। चुनाव नहीं होता तो काम कौन करता है? स्टेट का लेजिस्लेचर फिर हमारा काम संभालता है। अगर वो चुनाव नहीं करवाता है हमारा, जैसे कि 6 महीने से कम का समय हमको देखने को मिलता है, तो ऐसी बड़ी स्थिति के अंदर वो स्टेट का लेजिस्लेचर ये सब हमारा काम करवाने का, काम संभालने की जिम्मेदारी लेता है, अपनी मशीन लेके। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो राज्य की सरकार का ही है, सिर्फ वो गवर्नमेंट हट गई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को फिर राज्य की सरकार हमारा कंट्रोल करती है। ठीक है? ओके, और बताएँ? मेजॉरिटी प्रूफ वही वाला पार्ट हो गया प्रियांशु, जिसमें मैंने कहा हटाने के लिए जो प्रक्रिया लेकर आई गई वो हर राज्य के अंदर अलग रहेगी, अलग रहेगी। तो जो हटाने की प्रक्रिया तय की जाएगी वही वाला सेम पर्टिकुलर पार्ट हमारा मेजॉरिटी प्रूफ का पार्ट रहेगा कि भैया या तो आप साबित कर दो इतना बहुमत लाकर के हमारे पास मेजॉरिटी है, या दूसरा वाला साबित कर दो इतना बहुमत लाकर के सामने वाले के पास में मेजॉरिटी है। तो राज्य की सरकार अगर 2 तिहाई तय करेगी तो सामने वाले को 2 तिहाई बहुमत साबित करना पड़ेगा, हटाने के लिए भी और फिर सरकार को बनाए रखने के लिए भी। वो राज्य की सरकार पर डिपेंड करता है कि वो अपने राज्य में किस नियम को लागू करेगी। नॉर्मली 2 तिहाई का नियम लागू होता है। हमने ऑलमोस्ट हर राज्य के अंदर ये चीज़ देखी है। अगर जनजाति बहुल वाले इलाके को निकाल दिया जाए हमारा, तो हम देखते हैं कि 2 तिहाई वाला पर्टिकुलर जो बहुमत रहता है हमारा, उसको हम नॉर्मली होता हुआ देखते हैं कि सर 2 तिहाई बहुमत के थ्रू देखा जाए। हाँ, पार्टियां नहीं होती, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे ये 100 लोग हैं हमारा, तो एक सरपंच चुना गया होगा अलग से और ये 100 लोग होंगे। तो कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे जो कि इसको हमारा समर्थन नहीं कर रहे होंगे कि भैया इसको हटाओ, ये चीज़ ये व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है। तो इसको हटाओगे अगर हमारा कभी आपको किसी सिचुएशन के अंदर, तो आपको बहुमत चाहिए था, तो ये वाला बहुमत की बात की जा रही है। इनमें से कितने पर्टिकुलर लोग हमारे समर्थन करेंगे। फिर कुछ पर्टिकुलर पंच भी होंगे, डिसीजन लेने का काम करेंगे, तो ये ढंग से काम नहीं कर रहा, हमारा इसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए हमको। ये जो सारे लोग आए हमारा 100 लोग चुन करके ये ढंग से काम नहीं कर रहे, सरपंच के साथ जाकर के कुछ लोग मिल गए, तो कुछ लोग उनकी संख्या बढ़ करके नए चुनाव करवा करके नए लोग लेना चाहेंगे। तो वंस अगेन इन 100 में से ही तो राज्य की सरकार ने नियम तय कर रखा होगा, आधा, 1 तिहाई, 2 तिहाई, 1 चौथाई जो भी होता है करे, उतना बहुमत चाहिए होगा। तो लोग अपने बीच में से चुन के रहे, गाँव के अंदर रहने वाले हमारा वो, तो वो वोटिंग करके खुद ही बीच में हटा सकते हैं उन लोगों को जिनको लेकर के उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पूरा का पूरा भंग हो जाएगा और फिर वापस से नए चुनाव हमको करवाने पड़ेंगे। क्लियर प्रियांशु? पार्टी वाला सिस्टम नहीं रहता है। ओके, एक चीज़ समझ नहीं आता कि पंचायत में 3 लेवल कैसे होते हैं। आई मीन विलेज रूल और जिला परिषद एक बनता है और पंचायत समिति बस पंचायत हो। तो ये देखो ओवरऑल क्या होता है, इस तरह से मान लो एक जिला है, तो इस जिला के ऊपर, इस जिला लेवल के ऊपर एक जिला परिषद बनाया जाता है। नॉर्मली इसको हेड करता है जो ऑफिसर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हमारा हेड करता है जो व्यक्ति है कलेक्टर नॉर्मली। फिर उसमें क्या करता है, उस पर्टिकुलर जिले के अंदर जो गाँव है बहुत सारे, इन सभी गाँव के अंदर एक-एक आप क्या बना देते हो, ग्राम पंचायत बना देते हो। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बना देते हो एंड देन फिर आप जो पंचायत समिति बनाने की बात आती है, तो ऐसे जनसंख्या देखिए, जो भी नियम आपने राज्य के अंदर बना रखा है, इन 2 को एक साथ मिला दिया और इन 2 के लिए एक हमारी पंचायत समिति बना दी। मान लो इन 3 को मिला दिया गया, इन 3 के लिए एक पंचायत समिति बना दी। मान लो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ हुआ करती होगी, इसके लिए एक हमारा पंचायत समिति बना दी। ऐसे तय किया जाता है कि भैया पहले पूरे जिले के अंदर एक ही ऑफिस होगा जिला परिषद का, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के ऊपर हमारा कलेक्टर संभालेगा। वहाँ का जो भी जिले का कलेक्टर होगा उसी की जिम्मेदारी होगी। कभी-कभी अलग से व्यक्ति भी अपॉइंट कर दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली कलेक्टर की जिम्मेदारी रखता है इसका। इसके लिए जो आप एग्जाम देते हो हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वाला, बीडीओ वाला, वो यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। और जो वीडियो का एग्जाम होता है आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाला, ग्राम विकास अधिकारी, वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखने को मिलता है हमको। वो हमारा सारा का सारा काम संभालता है। आपने वो मूवी देखी होगी वो पंचायत सीरीज वाली, उसके अंदर वो जीतू भैया हमको देखने को मिलता है। वो वीडियो ही होता है एक्चुअली में, ग्राम विकास अधिकारी हमको देखने को मिलता है जो कि अपॉइंट किया जाता है। फिर उनका एक सीनियर दिखाया जाता है जिससे वो फोन पे बात करता है, वो वीडियो होता है हमारा। वो पंचायत समिति को संभालने का काम करता है, जिसके अंदर 2-4 तरह के काम होते हैं हमारा। फिर वो कहता है मैं आगे कलेक्टर साहब से बात करके बताऊंगा, जिसके अंदर वो एक महिला आती है और कार्रवाई करने की बात करती है। वो हमारा जो एक इशू क्रिएट होता है झंडा रौन के दौरान, मतलब देखिए किसी ने, वो है जिला परिषद की हेड जो कि कलेक्टर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। क्लियर? लक्ष्मीकांत के पढ़ते समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अब क्लियर हो गया। चलो, अरे मूवी नहीं देखी है, वो पंचायत ग्राम की सीरीज आई थी ना, मैं तो प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको। अगर कई सारे लोगों ने देखा हो तो, नहीं देखा हो तो मैंने आपको सरकारी नौकरी का एग्जांपल दिया, कोई बात नहीं है, नहीं देखी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ऐसा जरूरी नहीं था हमको मूवी देखनी हो, लेकिन कभी-कभी तो अच्छी चीज़ें देख लेनी चाहिए। वीडियो के एग्जाम की अपॉइंटमेंट स्टेट पीसीएस करती है, ये तो डिपेंड करता है राज्य की सरकार के ऊपर। कई सारे राज्यों के लिए स्टेट पीसीएस खुद कराता है, कई सारे राज्य के अंदर हमारे अलग से बोर्ड बना करके करवाता है। वो तो हर एग्जाम हर राज्य के अंदर अलग-अलग नाम से आपको देखने को मिलता है हमारा। आप यहाँ पर एग्जाम बिहार की केस बात कर लें तो सीडीपीओ का एग्जाम होता है, वो है क्या? कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीपीओ हमारा, यही तो जाएगा पंचायत समिति के अंदर जब वो हमारा काम करना चाहेगा। क्लियर? कोई बात नहीं, जब समय मिले देखिए, वो अलग-अलग नाम से होता है, वीडियो और हमारा सीईओ जो कि कलेक्टर को कहते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो हमारा। चुनाव से संभावित विवाद कोर्ट में ले जा सकते हैं, अभी उसी पर आ रहा है, चिंता ना करें। यहाँ तक किसी को डाउट? अब ये पॉइंट्स तो वो है जो आपको मतलब फिंगरप्रिंट्स पे याद होने चाहिए। मैं कल को उठा के पूछ रहा रात को 2 बजे, तो सारे प्रावधान याद होने चाहिए, अलॉन्ग विद आर्टिकल। नियम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और फैक्ट क्या है, वो सब याद होने चाहिए। इसके बाद जो बच जाता है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका फैक्ट है और कुछ याद नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट याद करना है, यानी कि जो लिख रखा है वही याद करना है और कुछ नहीं। यहाँ तक तो आपने डिटेल में कवर कर लिया, ये फैक्ट था, ये फैक्ट था, इग्नोर भी किया जा सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं वो 4 आर्टिकल आते हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में सिर्फ आपको ये याद करना है कि किस आर्टिकल में क्या-क्या लिखा गया है, बस, यानी कि किसका किससे क्या संबंध है। मैं एक-एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फैक्ट से आराम से याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्क्वालिफिकेशन 243 एफ। ये कहता है कि सर अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हमारा चुना गया है तो अयोग्य साबित कब हो सकता है। तो इसके अंदर इस आर्टिकल में एक ही पॉइंट लिखा रखा है, वो है एज का पॉइंट, कि चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 साल की एज चाहिए। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। बाकी क्या कंडीशंस रहेगी डिस्क्वालीफाई होने की, वो स्टेट का लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की सरकार तय करेगी। आर्टिकल नंबर 243 एफ में इसके अलावा कुछ नहीं लिखा रखा है। जैसे हमने लोकसभा के अंदर समझा था 25 साल की एज थी, विधानसभा के अंदर 25 साल की एज थी, यहाँ पर 21 साल की आपको एज देखने को मिलती है। ये चीज याद रखनी है आपको, जो संविधान कहता है 243 एफ में। 243 जी मैंने अभी आपको बताया था, 29 सब्जेक्ट लिखा है अलग-अलग हमारे, आपको 29 में से एक भी याद नहीं करना है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में लिखा रखा है और कौन से पर्टिकुलर हमारे आर्टिकल में लिखा रखा है। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। 29 में से ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं होगा किस चीज़ पर कानून बनाया जा सकता है। 29 को 29 याद नहीं करना, एक नॉर्मल आपको पूछ लेंगे किस तरह के विषय पर कानून पंचायती राज व्यवस्था के थ्रू बनाया जाता है, तो वो हमारा जो शेड्यूल है उसकी कुछ पॉइंट आप एग्जांपल के थ्रू समझा सको, जो प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट है, जो आप नॉर्मली गाँव के अंदर होते देखते हो कि भैया जो घर वगैरह है हमारा, सैनिटेशन है, साफ-सफाई है, थोड़ा-सा ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा हमको देखने को मिलती है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है हमारा, वो सब पर्टिकुलर पार्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। चाहे वो हमारे पॉइंट्स यानी कि जो तालाब वगैरह होता है उनका रखरखाव करना वगैरह हो गया, वैसा एक लिस्ट लिख रखी है। नोट्स के अंदर आपको अवेलेबल है ये लिस्ट, आप चाहो तो याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं कि भैया आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। जो चीज़ आपको यहाँ पर बस पता होनी चाहिए वो इतनी सी कि इसके अंदर कैसे-कैसे सब्जेक्ट आता है। एग्जांपल के थ्रू कल को आप किसी को समझाने की नौबत आ जाए तो एटलीस्ट समझा सको, दुनिया इसके अंदर जो है किसके संबंध में क्या बात लिख रखी है। बस उतना सा अगर हम समझा दें सामने वाले को, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान चीज़ हो जाएगी कि कल को कोई पूछ ले कि बताओ भैया कौन-कौन सा शेड्यूल लिख रखा है, आपको पता नहीं, 29 याद है हमको, तो बाकी का कोई आइडिया नहीं है। तो पीसीएस का स्टूडेंट कहलाएगा, थोड़ा-सा क्या हो जाएगा, वो अपने आप में लगेगा, ये पीसीएस का नहीं लगता है, कोई कांस्टेबल का एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो एक रफ आइडिया हो कि अंदर क्या लिखा हुआ है, किसके संबंध में। 29 के 29 याद करना कोई कंपल्सरी पार्ट नहीं है कि आपको याद करना है, मन करे तो कर लेना, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। एक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि जब आप पोस्टेड होंगे तो आपकी कोई इसकी जिम्मेदारी संभालनी है, तो आपको किस-किस तरह के नियमों को देखना होगा, वो सब आप ही की जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन जब बढ़ते-बढ़ते आगे आओगे और कलेक्टर वगैरह बनोगे, तो फिर ये सब जिम्मेदारी आप ही को दी जाएगी। एसडीएम बनोगे तो भी कलेक्टर आपको ये चीज़ करने को कहेगा। तो बस उतना था आइडिया हमको थोड़ा-सा होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ खास चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला पर्टिकुलर पॉइंट हमारा, हाँ, ओवरव्यू, बस ओनली ओवरव्यू लेना है। पूछे है कौन से, हाँ, शेड्यूल नंबर 11 आर्टिकल नंबर 243 जी। ठीक है? फिर आता है एच, 243 एच, ये टैक्स की बात करता है, कर लगाने की बात करता है। ये कहता है कि भाई अगर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कल को वहाँ की सरकार यानी कि पंचायती राज की सरकार कोई टैक्स लगाना चाहे अपने लोगों पर, कोई टोल वगैरह लेना चाहे, कोई फीस वगैरह लेना चाहे, तो ले सकती है, अगर राज्य की सरकार उसको ये करने का अधिकार देती है। हमने सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ा था, वहाँ क्लियर लिख रखा था कि सेंटर कौन-कौन सा टैक्स लेगा, स्टेट कौन-कौन सा टैक्स लेगा, वहाँ पर पहले से बँटवारा कर रखा था। यहाँ ऐसा कोई बँटवारा नहीं कर रखा है। यहाँ सिर्फ इतना कह रखा है कि पंचायती राज व्यवस्था अगर लगाना चाहे, कोई तरह का टैक्स, कोई कर, कोई फीस, कोई टोल कुछ लेना चाहे, ले सकती है, लेकिन उसके लिए पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट के लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट का लेजिस्लेचर कोई कानून पास करे हमारा, तो ही पैसा निकाल ले सकती है, टैक्स लगा सकती है, अदरवाइज नहीं लगा सकती। तो आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ये याद करना है कि भैया 243 जी का संबंध किससे देखने को मिलता है, क्योंकि कोई बँटवारा तो किया ही नहीं, कोई बताया तो नहीं कि ये वाला टैक्स पंचायती राज व्यवस्था कैसा होगा, इसलिए आपको सिर्फ ये आर्टिकल याद रखना है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 243 आई, जो कि कहता है कि एक स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य का हमारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। किस बात का वित्त आयोग बनाया जाएगा? जैसे 280 के अंदर हमने पढ़ा था, एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, तो सेंटर और स्टेट के बीच का पूरे टैक्स का पैसा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जहाँ हमने देखा था कि भैया 41% के आसपास का कुछ पर्टिकुलर पैसा बाकी के राज्यों में बाँटा जाएगा, बाकी हिस्सा सेंटर रखेगा। वैसे ही रिकमेंडेशन राज्य सरकार को कौन देगा, स्टेट का लेजिस्लेचर, स्टेट का हमारा फाइनेंस कमीशन राज्य का वित्त आयोग देगा, जो कि वंस अगेन हर 5 साल में बनाया जाएगा। सेंटर के केस में प्रेसिडेंट बनाते थे, जैसा हमने पढ़ा था, स्टेट के केस के अंदर गवर्नर बनाएंगे, और वो राज्य की सरकार को ये बताएगा कि आपके पास जितना टैक्स इकट्ठा हुआ है उसमें से कितना हिस्सा पंचायती राज व्यवस्था को दिया जाए। हर राज्य का अपना एक स्टेट फाइनेंस कमीशन हमारा होगा, और वो फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे आगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला पार्ट आएगा उसको हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइनेंस कमीशन के अंदर कितने लोग होते हैं। ठीक है? फिर आता है आर्टिकल नंबर 243 जे, जो कि ऑडिट की बात करता है, यानी कि लेखा जोखा की बात करता है कि सर जिस तरह से सेंटर के अकाउंट ऑडिट किए जाते हैं, स्टेट के अकाउंट ऑडिट किए जाते हैं, कैग के थ्रू जांच की जाती है कितना घाटा कर रहे हो, जो पैसा मिला था उसका, वैसे इसकी भी हमारा अकाउंट किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, लेखा जोखा देखा जाएगा। 243 जे में लिखा है, और ये काम भी किसको दिया गया है, स्टेट के लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका समय-समय पर किसी भी पर्टिकुलर संस्था के द्वारा इसके अकाउंट ऑडिट करवा सकती है, देख सकती है कि जो पैसा भेजा था वो कहाँ-कहाँ खर्च कर रही है, तो राज्य की सरकार ही नियम बनाएगी। तो वंस अगेन यही पॉइंट आप आर्टिकल याद करना है। आर्टिकल नंबर 243 के ये कहेगा कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये बताता है कि स्टेट का इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। जैसे एक इलेक्शन कमीशन था हमारा जो सेंटर और राज्य के चुनाव करवा रहा था 324 नंबर आर्टिकल के अंदर, वैसे ही पंचायत के अंदर चुनाव करवाने के लिए स्टेट का इलेक्शन कमीशन बनेगा। ये बात कहाँ लिख रखी है, 243 के में। ये आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको आर्टिकल नंबर नहीं भूलना है, बाकी चाहे आप कुछ भी भूल जाओ, आर्टिकल नंबर याद होना चाहिए, पूछता है एग्जाम से। फिर आता है 243 एल, क्या यूनियन टेरिटरी के अंदर भी ये नियम लागू होंगे, जैसे कि हमने देखा राज्य के अंदर लागू होगा, तो क्या ये नियम हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर भी लागू हो सकता है। ये कहता है अगर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी करे किसी यूनियन टेरिटरी के लिए तो ही लागू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। यानी कि दिल्ली के अंदर पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं होती, अगर आपको लागू करनी हो तो फिर प्रेसिडेंट को ऑर्डर इशू करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भैया पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा नियम लागू होगा। हो सकता है कि वो लागू कर दे जो राज्यों के अंदर लागू है, 28 राज्यों के अंदर, हो सकता है कुछ चेंजेस के साथ में लागू कर दे हमारा, लेकिन यूनियन टेरिटरी में लागू करना है कि नहीं करना है इसके बारे में सिर्फ इतना सा पॉइंट लिखा है कि प्रेसिडेंट तय करेंगे। कोई पूछ ले कि सर यूनियन टेरिटरी में लागू होता है कि नहीं, हाँ हिंदी में भी है, केवल हिंदी में मिलेगी, चिंता ना करो। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आसान भाषा में, आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, हिंदी वाली पार्ट से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यूनियन टेरिटरी वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर म्युनिसिपल हमारा पंचायत व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन अगर लागू करनी हो तो कैसे होगा, कोई सरकार नहीं, केवल और केवल प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आवश्यक है। फिर आता है 243 एम, ये सब कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बिल्कुल लागू नहीं होगा, मतलब क्लियर लिख दिया गया है कि लागू करोगे ही नहीं। अब ये बनता है आपका एग्जाम में सवाल, बिहार के अंदर ये सवाल शायद लास्ट ईयर ही पूछा गया सवाल है, ये नाम आपको याद होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ लागू नहीं होता। नागालैंड संविधान में लिख दिया गया है कि भैया यहाँ लागू नहीं करोगे, नागालैंड के अंदर ये नियम लागू नहीं होंगे, मेघालय के अंदर हमारा ये जो नियम है ये लागू नहीं किया जा सकता है, और अंतिम बचा हुआ पर्टिकुलर पार्ट हमारा मिजोरम। इन 3 राज्यों के अंदर लागू नहीं किया जा सकता। 68 बीपीएससी के अंदर शायद ये हमारा सवाल पूछा गया था, तो वहाँ पर ऑप्शन के अंदर ये तीनों राज्य थे, और एक शायद हमारा ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी, एक से ज़्यादा वाला पर्टिकुलर पार्ट, और अंत में वो एक पर्टिकुलर पार्ट था ई, इनमें से कोई नहीं वाला पार्ट हमारा, ये तीनों राज्य ऑप्शन के अंदर हुआ करते थे। अभी लास्ट वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया, ये लाइन लिख कर रखी है, कहाँ अप्लाई नहीं होगा, 243 एम में लिख रखा है कि 28 में से 3 पर्टिकुलर राज्यों के अंदर इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा, तो इन नियमों को यहाँ पर लागू हमारा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और एरियाज भी है, एग्जामिनर ने तो 3 राज्य पूछ लिए, इसके अलावा कुछ और एरियाज भी जहाँ इसको लागू नहीं किया जाएगा। वो सारे एरियाज जो कि शेड्यूल्ड एरिया है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ शेड्यूल्ड एरिया कहाँ लिखे हुए हैं, कौन से शेड्यूल में अंदर है, कौन से अनुसूची के अंदर आते हैं, और वो सारे एरिया जो ट्राइबल एरियाज के अंदर काउंट होते हैं, यानी जनजाति क्षेत्र के अंदर आते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट कि सर अनुसूची नंबर 6 और अनुसूची नंबर 5 की बात की जा रही है, हमारे जनजाति क्षेत्रों की बात और हमारा अनुसूचित क्षेत्रों की बात की जा रही है। वो सारा
हिस्सा एक राज्य के वो सारे पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पर हमारा शेड्यूल 5 लागू होता है और जहाँ पर शेड्यूल 6 लागू होता है, उन हिस्सों पर भी ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। 3 राज्यों के नाम तो बिल्कुल क्लियर लिखे गए हैं कि यहाँ लागू नहीं करने हैं। इसके अलावा जहाँ-जहाँ जिस-जिस राज्य में जो-जो इलाके हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आते हैं हमारा, यानी कि अनुसूचित 5 में आते हैं, वहाँ लागू नहीं किया जाएगा और जो एरिया हमारा अनुसूचित 6 में आता है, यानी कि असम, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा, उसमें भी वो जो काउंसिल्स बनाई गई थी जहाँ पर हमारा एडीसी जिसको हमने पढ़ा था, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला हमारा जो है लागू स्वायत्त जिला परिषद बनाई गई थी, वहाँ पर भी ये लागू नहीं किया जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी तरह का तो प्लीज़ पूछ लो। अब सर इनको अलग क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर पहले से अलग से व्यवस्था चली आ रही है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई थी, हमने पढ़ा था ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, इसीलिए ये लागू नहीं किया गया है। ये कारण क्या है कि क्यों लागू नहीं किया गया? सर इनके लिए पहले से ही अलग से व्यवस्था कर रखी है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और ऑटोनोमस हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि जनजातीय सलाहकार समिति इसके लिए और इसके लिए हमारा स्वायत्त जो जिला समिति बनाई गई थी वो तो पहले से ही लागू है, तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। ये कहाँ लिखा रखा है? 243 एम में लिखा रखा है। फिर 243 एन है, छोटा सा आर्टिकल है कि सर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ 1992 में, उससे पहले भी तो पंचायती राज व्यवस्था अलग राज्य में अलग रूप में था। तो क्या वो कंटिन्यू रहेगा कि जैसे 1992 में हमारा अधिनियम आया, संविधान में संशोधन हुआ और लागू हुआ, वो खत्म कर दिया जाएगा? तो इसी के बारे में पॉइंट लिखा है। ये कहता है कि सर जी, जिस राज्य के अंदर पहले से व्यवस्था चली आ रही थी, पंचायती राज व्यवस्था जिस भी रूप में चली आ रही थी, उसको कंटिन्यू रखना है, इमीडिएटली खत्म नहीं करना है। जैसे कि हो सकता है कि किसी के चुनाव अभी 1992 के अमेंडमेंट से थोड़े समय पहले ही हुए होंगे, तो कार्यकाल उसका बाकी है, तो फिर नया चेंज करने में और खर्चा करना पड़ेगा। तो उसको 1 साल का समय दिया गया। ये कहा गया कि भैया एक्जिस्टिंग जो लॉ पहले से चले आ रहे हैं 73rd, ध्यान से सुनिएगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 से पहले जहाँ-जहाँ पर पंचायती व्यवस्था थी, वो थोड़े समय के लिए कंटिन्यू रह सकती है, 1 साल मैक्सिमम, 1 साल के अंदर-अंदर वो क्या कर ले, अपने उस व्यवस्था को खत्म कर दे और जो नया हमने अप्लाई किया है, उसको लागू कर ले। तो वो कंटिन्यू रहेगी इमीडिएट इफेक्ट से। यानी जिस दिन संविधान में संशोधन हुआ, उस दिन इमीडिएट इफेक्ट से हमारा आपको ये व्यवस्था लागू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही वो रीज़न है कि मध्य प्रदेश ने 24 अप्रैल 1993 में इसको अपने यहाँ पर लागू किया, क्योंकि उसका जो पुराना लॉ था हमारा, उसका जो कार्यकाल खत्म हुआ, वो 24 अप्रैल 1992 के 1993 के दिन हमारा खत्म हुआ। तो छोटा सा पॉइंट है जो कहता है कि पुराने लॉ का क्या होगा, क्या इमीडिएटली खत्म होगा या उसको समय दिया जाएगा नई व्यवस्था लागू करने के लिए, तो उसको थोड़ा समय कंटिन्यू रख लो, मैक्सिमम 1 साल के लिए, 1 साल के अंदर पुरानी व्यवस्था को खत्म करो और नई व्यवस्था लेकर आओ। ये सिंपल पॉइंट लिखा गया। और अंतिम पॉइंट 242 ओ कि सर अगर पंचायती राज व्यवस्था के इलेक्शन के संबंध में कल को कोई डिस्प्यूट होता है, तो कोर्ट नहीं जा सकते। बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, कोई भी अगर मैटर होगा चुनाव के संबंध के अंदर तो कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह का विवाद काउंट किया जाएगा। यही एक थोड़ी-सी कंक्लूजन हमारा याद रखना हमको कि सर विवाद कौन-सा कोर्ट नहीं जाएगा, जब सीटों के हमारे नंबर्स की बात की जाएगी। तो भैया एक क्षेत्र के सर विवाद कौन कोर्ट नहीं जा सकते, तो कोर्ट नहीं जा सकते। बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, कोई भी अगर मैटर होगा चुनाव के संबंध के अंदर तो कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह का विवाद काउंट किया जाएगा। यही एक थोड़ी-सी कंक्लूजन हमारा याद रखना हमको कि सर विवाद कौन-सा कोर्ट नहीं जाएगा, जब सीटों के हमारे नंबर्स की बात की जाएगी। तो भैया एक क्षेत्र के अंदर कितनी सीटें हैं हमारी? पंचायत व्यवस्था की कितने क्षेत्र है? तो बताया इतने सारे क्षेत्र है हमारे। एग्जांपल पहले 12 क्षेत्र थे। तो कल को ये नहीं कह सकता कि 12 क्षेत्र क्यों बनाए, 15 क्यों नहीं बनाए या 10 क्यों नहीं बनाए, इस पे सवाल नहीं हो सकता। हमने एक पॉइंट और देखा था कि सर जो सरपंच होंगे एससी एसटी के, उनकी संख्या फिक्स नहीं है, राज्य की सरकार तय करेगी। मान लो राज्य की सरकार ने कहा भैया ये वाली सीट और ये वाली सीट के जो सरपंच होंगे वो एससी समुदाय के रहेंगे। तो कल को ये चैलेंज नहीं कर सकता जाके कोर्ट के अंदर कि सर ये वाली सीट क्यों दी और टी नहीं क्यों दी, हमको तो चाहिए। क्योंकि नियम कह रखा है कि राज्य की सरकार तय करेगी, जब सरपंच की सीटों का हमारा तय कर रहा होगा नंबर, तो उस पर चैलेंज नहीं हो सकता। हाँ, कल को अगर मान लो ऐसा हो गया कि इस सीट से एक व्यक्ति हमारा खड़ा हुआ, एक और व्यक्ति खड़ा हुआ, चुनाव लड़े, ये जीत गया, ये हार गया और इस पर सवाल नहीं उठा सकते कि भैया इसने तो चुनाव में गड़बड़ करी, ऐसा नहीं है। इस मामले में कोर्ट जाया जा सकता है। या फिर महिलाओं के लिए क्या कहा गया था कि एक कैसी रिजर्व की जाएगी और महिलाओं को एक कैसी नहीं दी गई, तो कोर्ट जाया जा सकता है। जहां पावर स्टेट के लेजिस्लेचर को दी गई है, राज्य के विधानमंडल को दी गई, आप तय करो और अपने अकॉर्डिंग तय करता हूं, सीटों का वही बंटवारा करता है, तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन का अगर डिस्प्यूट हो जाए इस बात को लेकर के चुनाव ढंग से नहीं हुआ या संविधान का कोई प्रावधान लागू नहीं हुआ, तो कोर्ट जाया जा सकता है। क्लियर? ये 243 ओ के अंदर लिखा था। तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट है जो आपको हमारा पता होना चाहिए, बाकी सारे के सारे फैक्ट है और कुछ नहीं, जो आपको वन बाय वन याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो जाएंगे याद, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा ये पार्ट था हमारा, उम्मीद है आराम से इसको कवर कर लेंगे। तो ये आज का हिस्सा हमारा जो हमें कवर करना था। अब मिलेंगे कल और बात करेंगे हमारा म्युनिसिपैलिटी के ऊपर और ये रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। हाँ, कंपल्सरी है याद करना, याद नहीं करोगे तो एग्जाम में सवाल रह जाएंगे। हमारे प्रीलिम्स के अंदर ये फैक्ट पूछे जाते हैं हर हाल में और बिहार के केस में तो 4 सवाल कम से कम आते ही आते हैं, तो भूल कभी छोड़ना नहीं है। यूपी के केस में भी सवाल आते हैं, वो दोनों से आते हैं, पंचायती राज से भी आते हैं, म्युनिसिपैलिटी से भी आते हैं, मिक्स होकर आते हैं, तो 4-5 सवाल तो वो भी बन जाते हैं हमारे। इसीलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट सभी याद होने चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा टफ नहीं होगा और रिवीजन जरूर करना है इसका, क्योंकि जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो इससे कंपेयर करूंगा ताकि डिफरेंसेस क्लियर हो सके, तो सवाल आप अच्छे से समझ पाओगे। इसीलिए वो चीज़ कवर जरूर करिएगा जो आपने पहले पढ़ी थी। क्लियर? तो ये आज का पार्ट हमारा उम्मीद है क्लियर होगा। कोई और डाउट आ जाए तो क्लास के बाद भी आप आराम से पूछ सकते हैं। इसमें भी आचार संहिता लागू की जाती है। आचार संहिता वाला जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रहता है हमारा, वो प्रॉपर पार्लियामेंट में और प्रॉपर हमको विधानसभा के इलेक्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी वाला सिस्टम नहीं होता है, तो आचार संहिता का वो पर्टिकुलर रूप देखने को नहीं मिलता है जो कि नॉर्मली आपको सेंटर और स्टेट के अंदर देखने को मिलता है। उनके चुनाव के अंदर प्रॉपर आचार संहिता लगती है, राज्य की सरकार काम करती रहती है अपने अकॉर्डिंगली। गाँव के अंदर हमारा वो व्यवस्था को हमारा अगर राज्य की सरकार कोई घोषणा करनी चाहे कर सकती है, वो उतनी मात्रा के अंदर आपको उतनी कड़ाई से हमारा गवर्नमेंट के ऊपर आपको कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आचार संहिता करेंगे उसके ऊपर लागू नहीं होता। सीधे तौर पर कुछ नियम बनाती है इलेक्शन कमीशन ताकि वहाँ की जो सरपंच वगैरह थे हमारे वो कोई नई घोषणा ना करे, लेकिन राज्य की सरकार को नहीं रोका जाता या सेंटर की सरकार को नहीं रोका जाता। क्लियर? और बताएं बस। नहीं, म्युनिसिपैलिटी के मेंस के सिलेबस का पार्ट नहीं है, प्रीलिम्स के अंदर सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन आते नहीं है म्युनिसिपैलिटी से सवाल। हो सकता है आगे पूछना नहीं चाहता हूं, आज तक तो नहीं पूछे हमारे म्युनिसिपैलिटी से क्वेश्चन हमारा। मेंस में सवाल नहीं आते क्योंकि मेंस के सिलेबस के अंदर पंचायती राज सिस्टम लिखा गया हमारा लोकल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर सिलेबस तो है, तो पता तो हमको होना चाहिए, लेकिन सवाल नहीं आते। ना जाने क्यों आयोग से हमारा पंचायती राज से सवाल पूछता है, तो पता तो एटलीस्ट हमको होना चाहिए। कल को अगर उसका मन कर जाए पैटर्न बदलने का, वैसे भी आयोग आजकल पैटर्न चेंज करने के अंदर काफी ज्यादा प्रयास कर रहा है। अभी मेंस के अंदर भी कुछ पैटर्न चेंज किए गए और इंटरव्यू